बच्चों वेलकम। कैरियर विल नीड बच्चों अब आपके लिए लेकर आया है रैपिड रिवीजन सीरीज। जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं बच्चों, उनके लिए हम रैपिड रिवीजन सीरीज ला रहे हैं। इसमें जो भी टॉपिक है मेरे, वो सारे आते रहेंगे। रैपिड रिवीजन के फॉर्म में अब किया जाएगा इनको। और ये वीडियो एंजॉय करिए, देखिए इन्हें और अपना सिलेक्शन, अपने रैंक को बूस्ट अप करें। बच्चों ये वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जो भी कमी हो, अच्छाई हो, जरूर कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपका और आपके दोस्तों का, सबका भला होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। बायोटेक और इट्स एप्लीकेशन। देखो बच्चों, एनसीईआरटी कहती है, शुरुआत यहां से करती है, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा ली है। देखो, चावल खाते स्टार्च मिलता है, कोई ऐसा चावल बना लो, हमारी सेल में रिसेप्टर नहीं है जो स्क्राइब प्रोटीन से जुड़ सके, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। तो एक्सरे में अगर फोटो आ रही है मगर जीन नॉर्मल है, नहीं आ रही है तो म्यूटेटेड जीन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए प्रोब यूज होता है। बीमारी पता करने के लिए डीएनए प्रोब, आरएनए प्रोब दोनों यूज होते हैं। उसके सरफेस को स्टेरलाइज करो, एंटी माइक्रोबियल केमिकल से धो दो, कैलस डाल दो, थोड़ा थोड़ा कैलस डाल दो, सब में 1000 टेस्ट ट्यूब में कैलस डाल दिया। लेकिन ध्यान देना, टिश्यू कल्चर से बना लो, फटाफट हजारों पौधे एक साथ बन जाते हैं। वायरस क्या करता है, हमारी सेल डिवीजन की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। फिर से जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो टोमेटो और ब्रोमेटो है, बायोटेक और इट्स एप्लीकेशन। देखो बच्चों, एनसीईआरटी कहती है, शुरुआत यहां से करती है कि एग्रीकल्चर में बात करते हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 3 ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। पहला क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब एग्रोकेमिकल यूज करके खेती करना। एग्रोकेमिकल मतलब क्या, केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करके खेती करना। इससे बच्चों प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्वालिटी जो है, केमिकल्स आर हार्मफुल ना, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी जो है गिर जाती है एग्रोकेमिकल यूज करके। तो दूसरा मेथड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं अपन, केमिकल फ्री खेती करते हैं। क्या यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, है ना, प्रोडक्टिविटी थोड़ा बहुत बढ़ेगी, पहले वाले से कम बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी। अब क्वालिटी बेटर रहेगी, क्योंकि कोई केमिकल यूज, प्लांट में कोई डिजायर्ड जीन डाल दो, प्लांट में कोई डिजायर्ड जीन डाल दो, प्लांट में जो डिजायर्ड जीन डालेंगे उससे प्लांट जो बनेगा ऑर्गेनिक प्लांट या टेलर मेड प्लांट कहेंगे। सही है, टेलर मेड प्लांट कहेंगे। सही है, ये 3 तरीके हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के। एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड खेती करना, एक ऑर्गेनिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग से। एनसीईआरटी यहां पर बात उठाती है कि देखो, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो पता चल गया। एनसीईआरटी कहती है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो फूड प्रोडक्शन लगभग ट्रिपल हो गया था। फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया था लगभग। तो फूड प्रोडक्शन बढ़ने की वजह क्या थी, तो माइनर वजह थी, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी की खेती करते थे, अच्छी वैरायटी की खेती करते थे, ये माइनर वजह है यील्ड बढ़ने की। मेजर वजह है बेटर मैनेजमेंट और यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। बेटर मैनेजमेंट से मतलब है टाइम पर बीज डालना, पानी देना, सारी चीजें, और केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खूब यूज किया गया। तो यील्ड बढ़ने की मेन वजह थी बेटर मैनेजमेंट। प्रैक्टो एक्सपेंसिव होते हैं, हर किसान अफोर्ड नहीं, हाईएस्ट यील्ड आ सकता है वो आ रहा है। अब इससे ज्यादा और यील्ड इससे नहीं बढ़ाई जा सकती, यील्ड अब और नहीं बढ़ाई जा सकती। तो कुछ ऐसा बताओ जेनेटिक्स की समझ से कि यील्ड भी बढ़ जाए, केमिकल्स भी यूज कम करना पड़े, क्योंकि इन्वायरमेंट को वो पॉल्यूट करते हैं। तो क्या सोल्यूशन दोगे, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करके हमने क्या क्या कर लिया है एप्लीकेशन बायोटेक का एग्रीकल्चर में। ट्रांसजेनिक प्लांट, पहला हमने क्या कर लिया है, इनहेंस किया है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा ली है। देखो, चावल खाते स्टार्च मिलता है, कोई ऐसा चावल बना लो जो विटामिन ए दे। ए रिच बासमती राइस है, ये गोल्डन राइस, विटामिन ए रिच बासमती, थोड़ा आयरन रिच भी है लेकिन मेनली विटामिन ए रिच है। कैसे बनाया, देखो, बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। जब हम एक मॉलिक्यूल बीटा कैरोटीन का खाते हैं तो हमने क्या किया, कुछ जीन निकाली। कौन सी जीन निकाली, बीटा कैरोटीन बनाने वाली जीन निकाली डैफोडिल प्लांट से, और वो डाल दिया राइस में। तो राइस में बीटा कैरोटीन कंटेंट बढ़ गया। अब बीटा कैरोटीन बढ़ गया और उसके डाइजेशन से विटामिन, और ये जब हम खाएंगे तो हमें बीटा कैरोटीन मिलेगा, जिसके डाइजेशन से हमें विटामिन ए मिल जाएगा। तो नाइट ब्लाइंड लॉस को कम करना है। देखो होता क्या है, हम फ्रूट कच्चा तोड़ लेते हैं, कच्चा फ्रूट हम तोड़ लेते हैं और वो जल्दी पक जाता है, जल्दी सड़ जाता है। तो हार्वेस्ट के बाद फ्रूट जल्दी सड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि फ्रूट जल्दी ना पके। जल्दी नहीं पकेगा तो जल्दी नहीं सड़ेगा, तो ज्यादा समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमने बनाया है फ्लेवर सेवर टमाटो बनाया है हमने। तो कैसे बनाया है वो देखना है अपन को। किया क्या है मैं बताता हूं। हमने कुछ ऐसा किया है कि जो फ्रूट को पकाने वाली एंजाइम है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज,
ये एंजाइम जब फ्रूट में ज्यादा हो जाती है तब फ्रूट पकता है। इस एंजाइम बनते बनते ज्यादा हो जाएगी तब ये फ्रूट को पकाएगा पेक्टिन को डिग्रेड करके। तो मामला क्या है वो सुनो। देखो भाई, टमाटो की जो सेल है डिप्लॉयड है, हर क्रोमोसोम 2 बार है, तो हर जीन की 2 कॉपी है। मान लो ये पॉलीगैलेक्टोनेज बनाने वाली जीन है। भाई हमारे प्लांट में हर क्रोमोसोम 2 बार है, मान लो यहां पर और यहां पर पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन है। पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बनाने वाली जीन की 2 कॉपी है, एक ये है। मान लो ये टेम्पलेट एंटीसेंस स्ट्रैंड मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, इससे बनेगा आरएनए, इससे क्या बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बन रहा है पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम। लेकिन इस जीन की तो 2 कॉपी है ना हमारे पास, मतलब टमाटो प्लांट सेल में इस जीन की 2 कॉपी है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि फ्रूट लेट पके यार, तो हमने फ्लेवर साइवर टमाटो बनाया। फ्रूट को पकाने वाली एंजाइम का नाम पॉलीगैलेक्टोनेज है। टमाटो की जो सेल है हर क्रोमोसोम 2 बार है, मतलब हर जीन की 2 कॉपी है। ये रही एक कॉपी, ये दूसरी कॉपी। दोनों जीन कॉपी क्या करती है ट्रांसक्रिप्शन से बनाती है एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन। प्रोटीन के नाम पर कौन बन रहा है पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बन रहा है। क्या बन रहा है पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बना रहा है। तो 2 जीन कॉपी है नॉर्मल, अभी हमने कुछ नहीं किया है। पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बन रहा है, दोनों जीन क्या बना रही हैं पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बना रही हैं। दोनों जीन पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम बना रही हैं। और ये एंजाइम नॉर्मली टोमेटो सेल में 2 जीन कॉपी है, दोनों जीन कॉपी एंजाइम बना रही है। एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाता है, फ्रूट जल्दी पक जाता है। हमें क्या करना है इस एंजाइम के बनने के रेट को स्लो डाउन करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हम इसी जीन की एक कॉपी खुद बनाएंगे, इस जीन की एक कॉपी हम खुद बनाएंगे और प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल देंगे। देखो ना, ये देखो, ये देखो, प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर। तो आपको पता है ना अब क्या हो जाएगा, जो टेम्पलेट था एंटीसेंस या जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था वो कोडिंग बन जाएगा, सेंस या कोडिंग बन जाएगा। और जो टेम्पलेट जो कोडिंग था वो टेम्पलेट बदल गया। याद है ना मॉलिक्यूलर बायो में ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दिया जाए तो जो टेम्पलेट है वो कोडिंग हो जाएगा और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट में बदल जाएगा। यही हो गया। और इस जीन को, उसके पास 2 जीन कॉपी पहले से है, एक कॉपी हम बना रहे हैं प्रमोटर टर्मिनेटर बदल के और डाल देंगे टोमेटो सेल में। टोमेटो सेल में डाल दो, सेल में डाल दिया ना जीन, टिश्यू कल्चर से पूरा प्लांट बना लो। तो प्लांट की हर सेल में जीन पहुंच गई, टिश्यू कल्चर करके एक सेल में जीन डालो, फिर उस टिश्यू कल्चर से पूरा प्लांट बना लो, तो प्लांट की हर सेल में जीन चली गई। देखो अभी तक टेम्पलेट कौन था, नीचे वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाता था, लेकिन अब टेम्पलेट कौन है, ऊपर वाला स्ट्रैंड। एंटीसेंस या टेम्पलेट अब ऊपर वाला है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड अब ऊपर वाला है भाई, तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, ये बनेगा। आपको नहीं लग रहा ये जो आरएनए बना है ये इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है? भाई दोनों जीन सेम है, इधर नीचे वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, इधर ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, तो दोनों स्ट्रैंड से बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देखो नॉर्मल जो आरएनए बनता है उसे कहते हैं सेंस आरएनए। नॉर्मल जो आरएनए बनता है किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, एंटीसेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो नॉर्मल जो एमआरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। लेकिन अब एंटीसेंस आरएनए से, एंटीसेंस स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है और ये आरएनए इस सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इस आरएनए को कहेंगे एंटीसेंस आरएनए। क्योंकि ये आरएनए सेंस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए एंटीसेंस आरएनए बोलेंगे। अरे कॉम्प्लीमेंट्री है ना भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर डबल स्ट्रैंडेड हो गया आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो प्रोटीन बोले तो पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम नहीं बनेगा, पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं पकेगा। आप बोलोगे सर ये ऐसे में तो फ्रूट पकेगा ही नहीं, एंजाइम बनेगा ही नहीं। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। मामला यह है पहले दोनों जीन कॉपी एंजाइम बनाती थी तो एंजाइम जल्दी ज्यादा हो जाता था, फ्रूट जल्दी पक जाता था। अब क्या हुआ है कि ये वाली कॉपी जीन की तो एंजाइम बना रही है, लेकिन एक कॉपी जीन की एंजाइम बनाना छोड़ चुकी है, वो तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में बदल गया। तो पहले 2 जीन एंजाइम बनाती थी, अब एक ही जीन कॉपी एंजाइम बना रही है, दूसरी कॉपी अब एंजाइम नहीं बना रही, तो एंजाइम का प्रोडक्शन रेट क्या हो गया, स्लो हो गया। एंजाइम जल्दी जल्दी नहीं बनेगा तो फ्रूट जल्दी जल्दी नहीं पकेगा। यही तो चाह रहे थे हम। ये सब कैसे अचीव किया हमने, एंटीसेंस आरएनए बनवाकर, एंटीसेंस आरएनए बनवाकर। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि एंटीसेंस आरएनए की मदद से हमने एक जीन से एंजाइम बनवाना बंद कर दिया है। सही है, देखो थ्योरी भी देख लो। फ्लेवर सेवर टोमेटो, ट्रांसजेनिक टोमेटो लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, मतलब ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हो, डिले में लेट पकेगा। और ये कैसे डेवलप किया है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से। इसमें क्या करते हैं, पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। जो जीन एंजाइम बना रही है उस एंजाइम को एंजाइम बनाने से रोक देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं।
अब पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम ही है जो फ्रूट पकाती है बाय डिसॉल्विंग पेक्टिन। सही है। तो कुल मिला के पहले दोनों जीन कॉपी एंजाइम बना रही थी, अब एक कॉपी बनाएगी, तो एंजाइम का प्रोडक्शन रेट कम हो गया। ये कैसे अचीव किया? एंटीसेंस आरएनए बनाकर। एंटीसेंस आरएनए बनाकर अचीव हुआ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट्स ऑल। तीसरा देखो जरा और क्या किया हमने। हम ऐसे प्लांट बनाना चाह रहे हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सके, मतलब हीट, कोल्ड, सॉल्ट, ड्रॉट, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सके। हमने ना एक ट्रांसजेनिक टमाटो बनाया है, ट्रांसजेनिक टमाटो बनाया है जो हाई सॉल्ट कंडीशन में भी ग्रो कर सके। तो ऐसे क्रॉप्स बनाना चाह रहे हैं जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को झेल सके। एक ये है। और क्या भाई? हम ऐसे प्लांट बनाना चाह रहे हैं जो मेडिसिन बनाए। देखो हीरोडिन, हीरोडिन जो है मेडिसिन की तरह यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ब्लड एंटीकोगुलेंट। आप सब जानते हैं लीच में या हीरोडिन एरिया में ये एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में पाया जाता है। तो हम इसे मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, एंटीकोगुलेंट की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे बनाया हमने? हीरोडिन जीन बनाई हमने और डाल दिया उसकी जीन को, जीन हमने खुद बनाई हीरोडिन बनाने वाली, और डाल दिया ब्रासिका नेपस प्लांट में। तो प्लांट में बनेगा हीरोडिन और वो हीरोडिन हम निकाल लेंगे और यूज करेंगे एज ब्लड एंटीकोगुलेंट। सिंपल। सही है। तो एक ये है, मेडिसिन बनाने वाले प्लांट्स बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाए एक बार देख लो। क्या किया हमने? हीरोडिन जीन को केमिकली सिंथेसाइज किया। हीरोडिन जीन इज केमिकली सिंथेसाइज्ड। हीरोडिन जीन को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट सेल में, ब्रासिका नेपस प्लांट सेल में, एंड ट्रांसफर्ड इनटू ब्रासिका नेपस प्लांट सेल। ब्रासिका नेपस प्लांट सेल में ट्रांसफर कर दिया, ब्रासिका नेपस प्लांट सेल में ट्रांसफर कर दिया। देखो प्लांट सेल है ये, प्लांट सेल में हमने हीरोडिन जीन डाल दी, हीरोडिन जीन डाल दी हमने, आर्टिफिशियल हीरोडिन जीन बनाई और प्लांट सेल में डाल दिया। अब इस प्लांट सेल का टिश्यू कल्चर करा लो और टिश्यू कल्चर से पूरा प्लांट बना लो, टिश्यू कल्चर से प्लांट बना लो, कंप्लीट प्लांट। ये पूरा प्लांट बना लिया। तो भाई एक सेल में जब जीन थी उसी सेल से तो पूरा प्लांट बनाया, तो प्लांट की हर सेल में जीन पहुंच गई, प्लांट की हर सेल में जीन पहुंच गई। अब प्लांट की जो सेल हैं वो सिंथेसाइज करेंगे हीरोडिन। प्लांट क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा हीरोडिन, और ये हीरोडिन एक्यूमुलेट हो जाएगा सीड में। कहां इकट्ठा हो जाएगा? सीड में। हीरोडिन बनाएगा दैट एक्यूमुलेट इन सीड, सीड में इकट्ठा हो जाएगा हीरोडिन। ठीक। अब ये जो हीरोडिन सीड में एक्यूमुलेट हो गया, जब सीड ड्राई हो जाए तो सीड को क्रश कर लो, तोड़ लो और ऑयल निकाल लो। तो हीरोडिन कहां आ गया? सीड से कहां आ गया? ऑयल में। अब ऑयल से हीरोडिन को प्यूरिफाई कर लो, ऑयल से हीरोडिन को प्यूरिफाई कर लो, लो और यूज कर लो एज ब्लड एंटीकोगुलेंट, और यूज कर लो एज ब्लड एंटीकोगुलेंट। तो इस तरह हम प्लांट्स की मदद से मेडिसिन बना रहे हैं। आने वाले दिनों में यही होगा, पता है? वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन बनाएंगे हम। बच्चों को बोलेंगे बेटा ये एप्पल खा ले, तुझे इस बीमारी की वैक्सीन मिल गई, इंजेक्शन का काम खत्म हो जाए। ये फ्रूट खा ले, ये वैक्सीन मिल गया, ये खा ले, ये वैक्सीन मिल गया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की मदद से। सही है। ठीक है, अगला देखो क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लो। देखो हम ऐसा प्लांट बनाना चाह रहे हैं जो वीडीसाइड या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, और हमने पता है क्या बनाया? ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाए हैं, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाए हैं हमने, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया है हमने, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। देखो जरा, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया है हमने जो कि रेजिस्टेंट है ग्लाइफोसेट नाम के वीडीसाइड के लिए। ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया है रेजिस्टेंट टू वीडीसाइड ग्लाइफोसेट। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। मामला ये एक बार नीट में आया भी था पहले कि वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाते हैं। तो देखो खेत में वीड आ गए, वीड को खत्म करने के दो तरीके हैं। एक, मजदूर लगा दो, मैनुअल लेबर, मजदूर लगा दो, वीड उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि रूट अगर रह गई वीड की तो वीड दोबारा उगाएगा। दूसरा है वीडीसाइड स्प्रे कर दो। वीडीसाइड स्प्रे करने में रिस्क ये है कि वीडीसाइड तो स्प्रे कर दिया, वीड तो मर गया, हमारी फसल के पौधे भी मर गए, क्योंकि हमारी फसल कैसी थी? वीडीसाइड रेजिस्टेंट नहीं थी। लो अब वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लो। अब क्या होगा? मैनुअल लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, मजदूर लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा क्या करो? वीडीसाइड स्प्रे कर दो, वीड मर जाएगा, हमारी प्लांट को कुछ नहीं होगा कि हमारा प्लांट क्या हो चुका है? वीडीसाइड रेजिस्टेंट। तो मजदूर लगाने की जरूरत नहीं है, मैनुअल लेबर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने किया है। और क्या? हम ऐसे प्लांट बनाना चाह रहे हैं जिनमें मिनरल यूज करने की एफिशिएंसी ज्यादा हो। इससे क्या होगा भाई? अर्ली फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एग्जॉस्ट नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है बच्चों, मान लो पौधे के पास 100 पोटेशियम आयन है,
प्लांट क्या करता है, 10-20 पोटेशियम आयन यूज किया, 10-20 पोटेशियम आयन यूज किया और बाकी फिर से मिट्टी से पोटेशियम आयन ले लेगा। मतलब मिनरल खत्म नहीं हुआ, मिनरल मिट्टी से लिया जा रहा है। ऐसे तो मिट्टी से मिनरल लेता रहेगा तो मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो हम ऐसा पौधा बनाना चाह रहे हैं जिनमें मिनरल यूज करने की एफिशिएंसी अच्छी हो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि प्लांट जल्दी जल्दी मिट्टी से मिनरल नहीं लेगा। भाई तेरे पास जितना मिनरल है आगे वो मिनरल यूज कर ले, जो मिनरल तेरे पास है आगे उसे यूज कर, फिर मिट्टी से ले। तो मिट्टी से जल्दी जल्दी मिनरल नहीं लेगा तो मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगी, मिट्टी में मिनरल्स ज्यादा समय तक बने रहेंगे। यही मकसद है इसका। ठीक है, अगला भाई, अगला है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने से फायदा यह होगा, पेस्ट को प्लांट खुद ही मार देगा तो पेस्ट से नुकसान नहीं होगा, तो यील्ड बढ़ जाएगी और हमारा रिलायंस बोले तो डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड कम हो जाएगा। भाई केमिकल पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना पेस्ट मारने के लिए, हमारी फसल खुद पेस्ट को मार देगी। और इसके अंदर बच्चों में दो चीजें पढ़नी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। सबसे क्रूशियल पार्ट इस चैप्टर का इंसेक्ट रेजिस्टेंट और नेमाटोड रेजिस्टेंट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के नाम पर हमने बनाया बीटी क्रॉप्स या बीटी प्लांट्स। देखो जरा मामला क्या है, अब देखो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बीटी प्लांट्स या क्रॉप बनाए हैं हमने, बीटी प्लांट्स या क्रॉप बनाए हैं हमने, है ना, बीटी प्लांट्स या क्रॉप्स बनाए हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के। हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है बच्चों बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के पास क्राई जीन होती है या बोलो बीटी जीन होती है, ये निकाल लेते हैं और प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं। बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से ये जीन निकालते हैं और प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं। जिस प्लांट में ये जीन ट्रांसफर करते हैं वो प्लांट कहलाता है बीटी क्रॉप या बीटी प्लांट। होता क्या है, ये जो बीटी जीन या क्राई जीन है ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है या टॉक्सिन बनाता है जो इंसेक्ट को मारता है। कौन कौन से इंसेक्ट को मारता है, देख लो, लेपिडोप्टेरन्स को मारता है, जिसमें कौन आएगा, टोबैको बडवर्म, आर्मी वॉर्म। कॉटन बॉलवर्म जो है वो भी लेपिडोप्टेरन है, कॉर्न बोरर वो भी लेपिडोप्टेरन है। कोलियोप्टेरन को मारता है जिसमें बीटल्स आएंगे, डिप्टेरन को मारता है जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटो हैं। एक बार नीट में सवाल आया था कि बीटी कॉटन के बारे में करेक्ट ढूंढो और पहला स्टेटमेंट था कि बीटी कॉटन की अच्छी होती है, सही बात है, लेकिन लिखा था रेजिस्टेंट टू डिप्टेरन इंसेक्ट। भाई बीटी कॉटन कॉटन बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट है और कॉटन बॉलवर्म जो है वो डिप्टेरन नहीं लेपिडोप्टेरन है। तो ध्यान रखना है, कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर भी लेपिडोप्टेरन है, डिप्टेरन नहीं है, सही है, तो इनको मारता है। मामला क्या है अब समझते हैं अच्छे से सारी चीजें। देखो ये बैक्टीरिया है, इसके डीएनए में क्राई जीन या बीटी जीन है। ये बीटी जीन ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगी, एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगी। कौन सा प्रोटीन, क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं दिख रहा ये, अरे क्रिस्टल प्रोटीन को ही शॉर्ट में क्राई प्रोटीन बोल देते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में है, सही है। अच्छा, ये क्रिस्टल प्रोटीन या क्राई प्रोटीन जो है जब तक बैक्टीरिया के अंदर है इनसॉल्युबल है, इनएक्टिव है, क्रिस्टल फॉर्म में है, सही है, क्रिस्टल फॉर्म में है, इनएक्टिव है, इसीलिए इसे टॉक्सिन नहीं कहेंगे, प्रोटॉक्सिन कहेंगे। क्वेश्चन आता है कि क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया को नहीं मारता, क्यों नहीं मारता? ये रीजन नहीं है कि बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू दिस बीटी टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन, नहीं, गलत। बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए बैक्टीरिया नहीं मरता, सही है। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, ये क्राइजीन निकालते हैं और प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिस प्लांट में ट्रांसफर करोगे उसे बीटी प्लांट बोलोगे। अब बीटी प्लांट, इस प्लांट में क्राइजीन है, क्राइजीन क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव। अरे मेरा कहने का मतलब प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में ये बैक्टीरिया के अंदर भी है और प्लांट के अंदर भी है, तो प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं। मान लो एक इंसेक्ट आ गया, ये इंसेक्ट आया, इसके अंदर क्या है, एक्टिव, इनएक्टिव टॉक्सिन है। इंसेक्ट ने क्राई प्रोटीन खा लिया, जब क्राई प्रोटीन खा लिया, इनसॉल्युबल इनएक्टिव क्राई प्रोटीन इसके गट में पहुंचा, इंसेक्ट के गट में पहुंचा। मान लो ये इंसेक्ट का गट है, ये मिडगट एपिथेलियल सेल है, ये मिडगट की एपिथेलियल सेल्स है, ये देखो ये क्या है, मिडगट एपिथेलियल सेल। भाई ये क्राई प्रोटीन जो है जब इसके गट में गया ना तो एल्केलाइन पीएच मिल गया, एल्केलाइन पीएच में, इसके गट में एल्केलाइन पीएच के कारण ये इनसॉल्युबल इनएक्टिव क्रिस्टल प्रोटीन सॉल्युबल हो गया और एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो चुका है और एक्टिव होने के बाद मिडगट एपिथेलियल सेल के सरफेस से जुड़ जाएगा, यहां पोर क्रिएट कर देगा, छेद कर देगा, सेल की स्वेलिंग करा देगा, सेल की लाइसिस करा देगा और सेल की डेथ हो जाएगी। और जब सेल ही मर गया तो इंसेक्ट भी मर गया, सही है ना। तो ये है मामला। और सुनो,
बैक्टीरिया ने जो क्राई प्रोटीन बनाया, जब तक बैक्टीरिया में है, जब तक प्लांट में है, ठीक है। आलोक बोल रहा है नोट्स की एग्जैक्ट पीपीटी बना ली है, मेरे पास पहले से है बच्चे नोट्स की पीपीटी, ठीक है, ओके ठीक है। तो देखते रहो आप, मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मेन वो है। तो क्राई प्रोटीन जो है, एल्केलाइन पीएच मिल गया गट में, एक्टिव हो गया, सॉल्युबल एक्टिव हो गया, मिडगट की एपिथेलियल सेल से जुड़ गया, पोर क्रिएट कर दिया, छेद कर दिया, सेल में स्वेलिंग आ गई, सेल की डेथ हो गई, तो इंसेक्ट मर गया। लो हमारा प्लांट हो गया इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, यही तो करना चाह रहे थे हम, ठीक है। अच्छा, बात आई सर हम खाएंगे तो, हमारे में लोग बोलते सर पहले बेसिक पीएच मिलेगा, एसिडिक पीएच मिलेगा, वो सब नहीं, पीएच गोली मारो। एग्जैक्ट रीजन बताता हूं, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी सेल में कोई रिसेप्टर ही नहीं है जिससे ये क्राई प्रोटीन हमारी सेल से जुड़ जाए। हमारी सेल में रिसेप्टर नहीं है जो इस क्राई प्रोटीन से जुड़ सके, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा थ्योरी लिख दिया है, वही इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन को, एल्केलाइन पीएच मिलेगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन सॉल्युबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल से जुड़ेगा, पोर क्रिएट करेगा, सेल में स्वेलिंग कराएगा, लाइसिस और सेल की डेथ, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अब बात आई, ये जो बीटी जीन होता है ना बच्चों, ये कई तरह के होते हैं और ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। और कौन सी बीटी जीन या क्राई जीन डालूं प्लांट में, ये किस पर डिपेंड करेगा, कौन से क्रॉप में जीन डालनी है और कौन से इंसेक्ट को मारना है, कौन से इंसेक्ट को मारना है और कौन से प्लांट में जीन डालनी है, दोनों पर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन ऑफ क्राई जीन नीट में अगर आ गया तो डिपेंड्स ऑन क्रॉप एंड टारगेट इंसेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन जो बनते हैं ना, क्राई प्रोटीन जो बनते हैं, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को मारते हैं। एग्जाम्पल देख लो ना, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जीन, ये से बनने वाला क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन सिर्फ कॉटन बॉल वॉर्म को मारता है, और क्राई फर्स्ट एबी जीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन कॉर्नबोरर इंसेक्ट को मारता है। जिस कॉटन प्लांट में आपने ये जीन डाल दी, उस प्लांट को क्या बोलोगे, बीटी कॉटन, और जिस कॉर्न प्लांट में ये जीन डाल दोगे उसे कहेंगे बीटी कॉर्न, सही है, ये है मामला। एग्जाम्पल बीटी प्लांट के, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, बीटी सोयाबीन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी पोटैटो है, बीटी टमाटो है, ढेरों है। बीटी ब्रिंजल, एक बार क्वेश्चन आया था नीट में कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल बनाया है वो किस लिए बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल किस लिए बनाया था, तो याद रखना जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल मतलब बीटी ब्रिंजल, और बीटी कोई भी प्लांट हो किस लिए बनाया गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, राइट। तो ये है मामला। अब चलो नेमाटोड रेजिस्टेंट, तगड़ी बात करते हैं, छोटी बात तो हो गई, अब बड़ी बात करते हैं। देखो बच्चों, नेमाटोड एक नेमाटोड है, नेमाटोड एनसीईआरटी कहती है प्लांट एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को भी इन्फेक्ट करते हैं। इनमें से एक एग्जांपल है मेलाइडोगायनी इनकॉग्निशिया। ये जो नेमाटोड है, ये टोबैको प्लांट की रूट को अटैक करेगा और कौन सी बीमारी फैलाएगा, रूट नॉट डिजीज, रूट में गांठ बना देगा, रूट नॉट डिजीज बनाएगा इन टोबैको प्लांट, और जिस प्लांट को अटैक करेगा रूट में गांठ पड़ जाएगी और उसका यील्ड जो है कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने एक नॉवेल मतलब यूनिक, एक नई टेक्निक यूज की है ताकि प्लांट नेमाटोड रेजिस्टेंट हो जाए। ये रहा नेमाटोड मेलाइडोगायनी इनकॉग्निशिया। हमने क्या किया है, एक नॉवेल टेक्निक, एक नई टेक्निक यूज की है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई। इससे हमने टोबैको प्लांट को क्या किया है, नेमाटोड रेजिस्टेंट बना दिया है। तो आरएनएआई क्या है, जीन साइलेंसिंग है, जीन को साइलेंट कर दिया जाएगा, जीन को प्रोटीन बनाने से रोक दिया जाएगा। आरएनएआई बच्चों सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस होता है। ध्यान रखना है, आरएनएआई प्रोकैरियोट में नहीं, यूकैरियोट में है, सभी यूकैरियोट में मिलेगा एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। और देखो आरएनएआई दो तरह का, एक नेचुरल और एक टोबैको प्लांट में हम कराएंगे आर्टिफिशियल। पहले बात करता हूं नेचुरल की। एनसीईआरटी ने पहले पैराग्राफ में नेचुरल आरएनएआई की बात की है और दूसरे पैराग्राफ में टोबैको वाला आर्टिफिशियल आरएनएआई की। तो आगे मैं नेचुरल आरएनएआई की बात करता हूं। नेचुरली ऐसे कैसे हो जाएगा, देखिए आरएनएआई में होता क्या है, देखिए इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में होता क्या है, आरएनए ऑफ अ टारगेट जीन, आरएनए ऑफ अ टारगेट जीन is not allowed to translate, जीन को आरएनए तो बना लेने देंगे लेकिन उसको ट्रांसलेशन नहीं करने देंगे, प्रोटीन नहीं बनाने देंगे, बल्कि बट इज डिस्ट्रॉयड, ट्रांसलेट नहीं करने देंगे, और एक सेकेंड, ट्रांसलेट नहीं करने देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। किसकी मदद से डिस्ट्रॉय कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डिस्ट्रॉय कर देंगे विद द हेल्प ऑफ complementary double stranded RNA, with the help of
कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखना, आरएनएआई के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से जीन को ट्रांसक्रिप्शन तो कर लेने देंगे, ट्रांसलेशन नहीं करने देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आरएनए अगर एंजाइम नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो पेस्ट तो मर जाएगा। तो बात आई सर ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लाओगे कहां से? या तो इन्फेक्शन हो जाए वायरस का जिसमें आरएनए जीनोम हो, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, वहां से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा। या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन, ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन्स होते हैं बच्चों, ये ऐसी जीन होती है जो अपना पोजीशन बदलती रहती है, दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। देखिए क्या लिखा है, जंपिंग जीन दैट रेप्लिकेट, मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा लेकिन आगे आरएनए बनाएगा फिर डीएनए बनेगा। जंपिंग जीन जो रेप्लिकेट करे, डीएनए से डीएनए बनाए लेकिन बीच में क्या बने, आरएनए। मामला क्या है वो समझो जरा, मैं बताता हूं। देखो मान लो एक ये प्लांट है, या हमारी बॉडी समझ लो, ये नेमाटोड है प्लांट बॉडी में, नेमाटोड की सेल है, पेस्ट की सेल है। ये पेस्ट की जो सेल है ये कर क्या रही है, ये पेस्ट की सेल जो है, एक सेकंड को थोड़ा सा बड़ा बना दो उसको। पेस्ट की जो सेल है, नेमाटोड की जो सेल है वो ये है। ये सेल के अंदर ये नेमाटोड की जीन है, नेमाटोड की जीन है ये, जो ट्रांसक्रिप्शन से बना लिया एमआरएनए, एमआरएनए बना लेने देंगे। अब ये क्या चाहता है, प्रोटीन बन जाए, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना ले, ट्रांसलेशन करके चाहता है प्रोटीन बना ले। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, प्रोटीन नहीं बनाने देंगे, प्रोटीन नहीं बनाने देंगे। कैसे? देखो जिस समय प्लांट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर नेमाटोड आया हुआ है, उसी समय हमारी बॉडी में कहीं से अगर जुगाड़ हो जाए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जुगाड़ हो जाए, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस एमआरएनए को ट्रांसलेशन नहीं करने देगा, प्रोटीन नहीं बनाने देगा, ये है। लेकिन नेचुरल बात कर रहा हूं, नेचुरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से आएगा? या तो कोई वायरस ने अटैक कर दिया उसी समय प्लांट को जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लो आ गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। या जंपिंग जीन से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए, कभी कभी रेयरली बन जाता। देखो नेचुरली आरएनए आई होना कोइंसिडेंस है, नेचुरली आरएनए आई होना कोइंसिडेंस है, लेकिन हां हो सकता है। अगर 100% चांस होते तो फिर तो भाई टोबैको प्लांट में हम क्यों कराते आरएनए आई, अपने आप हो जाता। तो नेचुरली होना इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो मैं बोल रहा हूं जिस समय नेमाटोड ने हमें या प्लांट को अटैक कर रखा है, अपनी जीन से एमआरएनए बना रहा है, प्रोटीन बनाना चाह रहा था, प्रोटीन बनाएगा तभी तो जिंदा रहेगा। उसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, यही तो बोल रहा हूं राज, कि कोइंसिडेंस। हम कराएंगे तो 100% कॉम्प्लीमेंट्री निकलेगा, लेकिन नेचुरली होना ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि वायरस आया, उसने अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोड़ दिया, लो मिल गया डबल स्ट्रैंडेड। ये जंपिंग जीन ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा दिया, कहीं से भी डबल स्ट्रैंडेड, दो में से कहीं से भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाए, वो आरएनए आई करा देगा। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है यही आरएनए आई कराएगा, यही आरएनए आई कराएगा। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया नेमाटोड की सेल में आरएनए आई करा देगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। नेमाटोड जब प्रोटीन नहीं बनाएगा उसके बिना मर जाएगा, यही करना चाह रहे हैं। नेचुरली कोइंसिडेंस है आरएनए आई होना, लेकिन टोबैको प्लांट में हम कराने जा रहे हैं, 100% कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है राज, देखो जरा, देखो मान लो भाई ये एक प्लांट है, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया हमने, इसमें हमने किया क्या है वो देखो आप। इसकी सेल में हमने, ये नेमाटोड है, मान लो नेमाटोड की एक जीन है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन, ये नेमाटोड की स्पेसिफिक जीन है, नेमाटोड के अंदर की ये जीन है, ये रही जीन। मान लो यहां प्रमोटर है ना, यहां टर्मिनेटर है, तो ऑब्वियस है नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा, प्रमोटर इधर है तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा। नॉर्मल एमआरएनए जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो नॉर्मल आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, वो क्या है, सेंस आरएनए। ये नेमाटोड की बॉडी के अंदर हो रहा है ये। हाँ कैसे जुड़ेगा वो देखेंगे अभी, है ना। भाई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जुगाड़ हो जाने दो, होते ही जो यहां होगा वही वहां होगा, ठीक है ना। देखो जरा, तो नेमाटोड की जीन नेमाटोड में है, ट्रांसक्रिप्शन करके सेंस आरएनए बना रहा है। अब क्या चाह रहा है वो, प्रोटीन बना ले। लेकिन हम क्या करने वाले हैं वो देखो, नेमाटोड की इसी जीन की 2 कॉपी हम प्लांट सेल में डाल देंगे। नेमाटोड की इसी जीन की 2 कॉपी हम डालेंगे। देखो आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ नेमाटोड की इसी जीन की 2 कॉपी बनाएंगे हम। एक तो एज इट इज, देखो प्रमोटर की जगह प्रमोटर, टर्मिनेटर की जगह टर्मिनेटर, तो नीचे वाला स्ट्रैंड एंटी सेंस या टेम्पलेट है जैसे वहां है, और ऊपर वाला सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड है जैसे वहां है। दूसरा बच्चों, एक इसी जीन की 2 कॉपी बनाएंगे,
बिल्कुल राजवीर, मैं जो बता रहा हूं उसी से क्वेश्चन आएंगे, चिंता ना करो, बन जाएगा, टेंशन ना लो, जो पढ़ा रहा हूं ना बस उसी से सब कुछ हो जाएगा। देखो देखो, इस जीन की दो कॉपी बनानी है, एक कॉपी एज इट इज और एक प्रमोटर टर्मिनेटर बदल कर। प्रमोटर टर्मिनेटर बदल दोगे तो जो नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट था, अब टेम्पलेट नीचे वाला हो जाएगा, है ना, और नीचे वाला टेम्पलेट था वो सेंस या कोडिंग हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। ये नेमाटोड की जीन है, नेमाटोड के सेल के अंदर की जीन है जो आरएनए प्रोटीन बनाएगा। आरएनए बना लिया है, मैंने क्या किया है, टोबैको प्लांट सेल में इसी जीन की दो कॉपी डाल दी, एक एज सच और एक प्रमोटर टर्मिनेटर बदल के। चलो दोनों को मैंने एग्रोबैक्टीरियम की मदद से डाल दिया। एनसीईआरटी कहती है बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, दोनों जीन डाल दो। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नहीं है एक्चुअली, एग्रोबैक्टीरिया के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड है वो वेक्टर है। तो एग्रोबैक्टीरियम की मदद से टोबैको प्लांट सेल में ये दोनों जीन डाल दो। डाल दिया भाई, एक सेल में जीन डाल दी ना, एक सेल में जीन डाल दी, टिश्यू कल्चर से पूरा पौधा बना लो। ये दोनों जीन टोबैको की एक सेल में डाल दो, एक सेल में डाल दी जीन, टिश्यू कल्चर से पूरा पौधा बना लो, तो पौधे की हर सेल में जीन पहुंच गई, पौधे की हर सेल में ये दोनों जीन पहुंच गई। वहां जाकर ये क्या करेंगे, अपना काम खत्म, अब सब अपने आप होगा। यहां पर नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, तो नीचे वाला स्ट्रैंड जो टेम्पलेट है ट्रांसक्रिप्शन करेगा और बनाएगा आरएनए। तो ये तो नॉर्मल आरएनए बन रहा है, तो इसे क्या बोलोगे, सेंस आरएनए। और वो इसका टेम्पलेट कौन सा है, इसका टेम्पलेट ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, तो इसे क्या बोलोगे, एंटी सेंस आरएनए। ये नॉर्मल जीन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अरे भाई ये तो आप पढ़े हो ना यार, पोलैरिटी ये 3 से 5 है, ये 5 से 3 है, इतना अब ये भी बताना पड़ेगा क्या। ये 3 से 5 टेम्पलेट है, ये भी 3 से 5 है, और ये 5 से 3 है। ये लो लिख देता हूं, अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो 3 से 5, 5 से 3, ये लो। तो अगर कैसे होगा वो देखते जाओ भाई, देखते जाओ। अभी नीचे 3 से 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो नॉर्मल आरएनए बनेगा वो सेंस आरएनए है। यहां पर प्रोमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी तो टेम्पलेट ऊपर वाला हो गया, तो ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, तो जो आरएनए इधर नीचे वाले स्ट्रैंड से बन रहा है उधर ऊपर वाले से, तो दोनों आरएनए एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। देखो प्लांट हो या हम हो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता हमारे में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, प्लांट को पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है भाई, प्लांट को पता चल गया कुछ गड़बड़ है, ये अपना नहीं है, अपने पास तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। प्लांट को पता चला, ये डबल स्ट्रैंडेड देखते ही प्लांट का डिफेंस सिस्टम जाग गया, अरे ये कहां से आ गया, पक्का कोई बाहरी है, काटो इसको। तो प्लांट में एक डाइसर प्रोटीन होती है, डाइसर प्रोटीन होती है जो कि आरएनए को काटने वाली एंजाइम है, आरएनए को काटने वाली एंजाइम है, वो आरएनए को छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं बच्चों, इसे कहते हैं एसआई आरएनए। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। देखते जाओ, अभी अभी कुछ नहीं करना है। तो डाइसर प्रोटीन ने प्लांट सेल की इसे छोटे छोटे आरएनए में तोड़ दिया, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन गया। अब ये जो छोटे छोटे आरएनए तो बन गए, और नेमाटोड देखो मजे से न्यूट्रिशन खींचे जा रहा है, मजे से न्यूट्रिशन खींचे जा रहा है प्लांट सेल से, तब ना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा। तो न्यूट्रिशन लेते लेते उसे पता ही नहीं चला कब वो निगल गया क्या, एसआई आरएनए। तो एसआई आरएनए कहां पहुंच गया, नेमाटोड में, नेमाटोड में पहुंच गया एसआई आरएनए। ध्यान से देखना, तगड़ा होने वाला है। एसआई आरएनए पहुंच गया नेमाटोड में, न्यूट्रिशन के साथ एसआई आरएनए भी चला गया। एसआई आरएनए कुछ सेल में पहुंच गए, कहां पहुंच गए, उस सेल में जहां वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो देखो नेमाटोड के सेल में जैसे ही एसआई आरएनए पहुंचा, डबल स्ट्रैंडेड, नेमाटोड समझ गया भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ। नेमाटोड के सेल के अंदर क्या पहुंच चुका है, एसआई आरएनए पहुंच चुका है। एसआई आरएनए जैसे ही पहुंचा बच्चों, नेमाटोड को पता चल गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अपने पास है नहीं, यार कुछ करो इसका। तो अब इसका डिफेंस सिस्टम काम करेगा। ये क्या करेगा, एक बंच ऑफ एंजाइम इस पर छोड़ देगा, एक बंच ऑफ एंजाइम छोड़ देगा, जिसमें कुछ एंजाइम न्यूक्लियस होंगी। तो जब ये बंच ऑफ एंजाइम छोड़ देगा, इस पर क्या छोड़ देगा, एसआई आरएनए पर बंच ऑफ एंजाइम छोड़ देगा। तो ये है एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या छोड़ दिया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो नेमाटोड की सेल के अंदर जब एसआई आरएनए पहुंचा, तो इसने एक एंजाइम का गुच्छा छोड़ दिया, इस पर बंच ऑफ एंजाइम, जिसमें कुछ एंजाइम न्यूक्लियस है। अब ये जो बनके तैयार हुआ ना, इसको कहेंगे रिस्क। क्या कहेंगे, रिस्क। पूरा नाम आरएनए इंड्यूस्ड, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो एसआई आरएनए नेमाटोड के अंदर गया, उससे पता चल गया अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया,
अपने पास तो सिंगल स्ट्रैंडेड आता है आरएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड आ गया, गड़बड़ है। तो इसने ढेर सारी एंजाइम का कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया कि इसको खत्म करो। यहां पर जो एंजाइम है उनका नेचर है कि वो जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है तो सेंस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं? सेंस आरएनए को। याद करो, इनमें से एक आरएनए सेंस है, एक एंटी सेंस है। तो दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड सेंस आरएनए का है, एक स्ट्रैंड एंटी सेंस आरएनए का है। एक सेंस आरएनए का है, एक एसआई आरएनए में एक स्ट्रैंड सेंस आरएनए का है, एक एंटी सेंस आरएनए का है। तो ये जो एंजाइम का बंच है, इसका नेचर है जब भी इसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है, सेंस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो भाई एक सेंस आरएनए भी है तो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या बचा? क्या बचा? केवल एंटी सेंस आरएनए, केवल एंटी सेंस आरएनए वाला रिस्क बचा। ये देखो क्या बचा है? सिर्फ एंटी सेंस आरएनए वाला रिस्क बचा है। ध्यान देते रहना, ये बचा, एंटी सेंस आरएनए वाला रिस्क बचा है, बस एंटी सेंस आरएनए वाला रिस्क बचा है। पता है इसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड रिस्क। बच्चों ध्यान देते रहना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या बन गया? सेंस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया और बचा सिर्फ एंटी सेंस आरएनए वाला। सेंस आरएनए को डिग्रेड कर दिया गया, सेंस आरएनए को डिग्रेड कर दिया गया, बचा एंटी सेंस आरएनए वाला रिस्क। ठीक है, देखो ध्यान से, कहां बना? अरे उसी सेल में जहां ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। अरे तो देखो ना भाई, आपको नहीं लग रहा ये इस जीन का सेंस आरएनए है और ये इसी जीन का एंटी सेंस आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री जाके जुड़ जाएगा, समझे? तो ये नेमाटोड के आरएनए से जुड़ जाएगा। तो देखो जरा, ये था नेमाटोड का आरएनए और ये नेमाटोड का सेंस आरएनए है, ये नेमाटोड का सेंस आरएनए है, नेमाटोड का आरएनए है। ठीक है, नेमाटोड का ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जाके जुड़ गया। ये देखो जुड़ गया, अकेले थोड़ी ना जुड़ा है भाई, पूरा का पूरा रिस्क जुड़ा है, पूरा का पूरा रिस्क जुड़ा है। ये देखो पूरा का पूरा रिस्क जुड़ गया। और याद करो, ये जो एंजाइम का बंच है उसका नेचर क्या है? जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है, सेंस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नेमाटोड का आरएनए सेंस आरएनए तो है, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो नेमाटोड एमआरएनए इज डिस्ट्रॉयड। हो गई जीन साइलेंसिंग। क्या हो गया? जीन साइलेंसिंग हो गई, नेमाटोड की जीन की साइलेंसिंग हो गई। नेमाटोड ने एमआरएनए तो बना लिया था, प्रोटीन नहीं बना पाया। डीएनए की साइलेंसिंग नहीं, एमआरएनए की साइलेंसिंग होगी। सही है? ये है कैसे काम करते हैं, एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। क्रैश कोर्स ही है लेकिन एक बार रिकैप तो कर ही सकते हैं भाई। आ जाओ, देखो, नेमाटोड की एक जीन है, नेमाटोड की एक जीन है। ठीक है, जवाब मिल गया माधव, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे रोकेगा। ठीक है, देखो, नेमाटोड की एक जीन है, नेमाटोड की खुद की जीन है ये। ठीक है, और ये ऐसी जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाता है, जो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो नेमाटोड के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो एमआरएनए तो बना लेगा वो, लेकिन हमने क्या किया है, टोबैको प्लांट सेल में इसी जीन की दो कॉपी डाल दी है, दो कॉपी डाल दी है, दो कॉपी डाली है ना। दो कॉपी जो हमने डाली है, ये जाकर जुड़ जाता है, बाइंड्स टू नेमाटोड एमआरएनए। किससे जुड़ जाता है? नेमाटोड के एमआरएनए से। अच्छा, इस जीन की दो कॉपी हमने बनाई है। अरे प्रोटीन, प्लांट को क्या समस्या होगी माधव? प्लांट को यह समस्या होगी, अगर नेमाटोड प्रोटीन बना लेगा तो नेमाटोड जिंदा रहेगा, और अगर नेमाटोड जिंदा रहेगा तो प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। प्लांट को नुकसान ही तो पहुंचा रहा है नेमाटोड, बीमारी कर रहा है। तो नेमाटोड को मार दिया ना, तो प्लांट नेमाटोड रेजिस्टेंट हो गया, नेमाटोड से कुछ नहीं हुआ प्लांट को। ये है। तो देखो भाई, इसी जीन की दो कॉपी हमने बनाई, एक एज सच, एक में प्रोमोटर टर्मिनेटर बदल दिया ताकि टेम्पलेट कोडिंग हो जाए, कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाए। दोनों को हमने एग्रोबैक्टीरियम की मदद से डाल दिया प्लांट सेल में। प्लांट सेल में दोनों जीन डाल दी। अब आगे क्या? इस प्लांट सेल में जीन डाल दिया, टिश्यू कल्चर से प्लांट बना लो, तो प्लांट की हर सेल में जीन पहुंच गई। तो इसने सेंस आरएनए बनाया, इसने एंटी सेंस आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री थे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हम हो, नेमाटोड हो, प्लांट हो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता ही नहीं। तो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, पता चल गया कोई बाहरी है, खत्म करो इसको। तो डाइसर प्रोटीन जो है कट कर देगा इसको छोटे छोटे टुकड़े में, क्या बन गया? एसआई आरएनए। नेमाटोड मजे से न्यूट्रिशन सक किए जा रहा था, न्यूट्रिशन खींचे जा रहा था, उसे पता ही नहीं चला बेचारे को कब एसआई आरएनए निकल गया। कुछ एसआई आरएनए सेल में पहुंच गए, कुछ एसआई आरएनए सेल में पहुंच गए। सेल में जो एसआई आरएनए पहुंच गए तो नेमाटोड परेशान, अरे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है भाई, अपने काम का नहीं है, बाहरी है, खत्म करो। तो इसने एक, हाँ बिल्कुल नेचुरल में भी यही होगा। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो पहुंचा, उस पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया इसने, जिसमें एंजाइम कुछ न्यूक्लियस है,
उन एंजाइम का नेचर है, जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा सेंस आरएनए को काट डालेंगे। तो सेंस आरएनए को काट दिया तो पहले तो एंजाइम और siRNA बना रिस्क, अब सेंस आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो बन गया एक्टिवेटेड रिस्क विथ ओनली एंटी सेंस आरएनए। कहां बना? नेमाटोड की सेल में, उसी सेल में वो एमआरएनए बना रहा है। ये एमआरएनए इस एंटी सेंस आरएनए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, जाके जुड़ गया, जुड़ते ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। याद करो मैंने बोला रिस्क में जो एंजाइम है उनका नेचर है, जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा सेंस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बोले तो नेमाटोड के आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेमाटोड के जीन की साइलेंसिंग हो गई, प्रोटीन सही है। अरे हम खुद प्रमोटर और टर्मिनेटर खुद लगाते हैं, हम खुद डीएनए का टुकड़ा लगाते हैं, तो हमारी मर्जी हम कहां लगा रहे हैं? आर्टिफिशियली बनाई है हमने, ठीक है। तो ये है भाई आरएनए इंटरफेरेंस, सबसे तगड़ा टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है, हो गया, ध्यान रखना। फिर एनसीईआरटी ने डायग्राम दिए हैं, देखो जो जो बोला ना वो लिखा है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड की जीन को प्लांट में डाला, डीएनए या जीन को कुछ इस तरह से डाला कि प्लांट में जाकर वो सेंस एंटीसेंस आरएनए दोनों बनाए, दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री थे, बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड बन गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बना उसने आरएनएआई कराया, ठीक है। आगे देखो, आरएनएआई साइलेंट कर देगा एमआरएनए को, तो पैरासाइट जिंदा नहीं रह पाएगा, नेमाटोड जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। एनसीईआरटी ने दो डायग्राम बनाए हैं, दो डायग्राम जो बनाए हैं भैया बस आप लोग देखते रहें, समझते रहें, मजा तो उसी बात का है। देखिए दो डायग्राम बनाए, इस वाले में ना बच्चों ये ऐसे इस वाले में देखो जगह जगह पर गांठ बनी हुई है, तो एनसीईआरटी लिखती है इसको रूट ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, रूट ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। लेबलिंग आ सकती है, टिपिकल कंट्रोल प्लांट मतलब ये रोगी पौधा ऐसा दिखता है, मतलब रोगी जो पौधा होगा, जिस पौधे में बीमारी होती है उसमें रूट ऐसे दिखते हैं। और ये इसमें नीचे देखना लिखा मिलेगा कि 5 दिन हो गए इन्फेक्शन कराए हुए, लेकिन देखो कोई गांठ नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट में हमने आरएनएआई कराया है, ये बचा हुआ है बिकॉज ऑफ आरएनएआई। 5 दिन हो गए नेमाटोड का इन्फेक्शन कराए, लेकिन प्लांट को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है आरएनएआई से, ठीक है बच्चों। ये लेबलिंग देख लेना एनसीईआरटी की। बस एग्रीकल्चर में हो गई बात, अब मेडिकल फील्ड में तो देखो बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो मेडिसिन बनाई जाती है उनको रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कहते हैं, या रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स कहते हैं, या थेरापेटिक ड्रग्स कहते हैं। देखो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन प्योर होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते या बहुत कम होते हैं। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है कि साइड इफेक्ट नहीं होते या कम होते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स। जो दूसरे मेडिसिन में साइड इफेक्ट आते हैं वो इनमें से नहीं आते। और वर्ल्ड वाइड बच्चों 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स वर्ल्ड में अप्रूव हो चुके हैं ह्यूमन यूज के लिए, जिसमें से 12 इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। जेनेटिक्स का भी देख लेंगे माधव, है ना। तो देखिए जरा, पहला एग्जांपल यहां पर इंसुलिन का लेंगे। इंसुलिन देखो बच्चों, इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है, 51 अमीनो एसिड का बना होता है। क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है, और ये डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है, डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। और ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन देना पड़ता है, ओरली नहीं दे सकते। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा ओरली दोगे तो क्या होगा? अब भाई प्रोटीन है यार, डाइजेस्ट हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, तो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। जो इंसुलिन है बच्चों, हमारी बॉडी में शुरुआत में इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन पता है कहां से निकाल के दिया जाता था? स्लफर्ड कैटल्स एंड पिग्स, मरे हुए कैटल और पिग के पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे और वो दिया जाता था इंसुलिन। लेकिन इससे लोगों को साइड इफेक्ट होने लग गए, एलर्जिक रिएक्शन होने लगे, कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी। तभी तो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से पहली बार एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था 1983 में, इली लिली कंपनी नाम अमेरिकन कंपनी थी, इली लिली। उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से 1983 में ह्यूमन इंसुलिन बनाया था, उसका नाम रखा गया था ह्यूमुलिन। क्या? ह्यूमुलिन। कैसे बनाया था देखते हैं। पहले ये देखो, हमारी बॉडी में बच्चों इंसुलिन ना इंसुलिन के फॉर्म में नहीं बनता, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है, या बोलो प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता है, इनएक्टिव हार्मोन के फॉर्म में बनता है। प्रो इंसुलिन में बच्चों 3 पेप्टाइड होते हैं, 3 पेप्टाइड चेन होते हैं। ये ए पेप्टाइड चेन है, ये बी पेप्टाइड चेन है। एक सेकंड, यहां पर थोड़ा उल्टा है, डायग्राम थोड़ा उल्टा है, रुक जाओ, ये डायग्राम थोड़ा उल्टा बना रखा है। देखो मुझे कैसे पता कौन ए है कौन बी है? देखो सिंपल रखो, छोटा बड़ा ना देखो, यहां डायग्राम उल्टा बना रखा है। जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड हो खुद का, जिसमें खुद का डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ए पेप्टाइड होता है।
है ना। आपकी एनसीईआरटी में ये उल्टा करके बना हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है। ये ए पेप्टाइड है जिसमें खुद का डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो ए पेप्टाइड है। ध्यान देना, मैं खुद ही बना देता हूं एनसीईआरटी, ये उल्टा बना हुआ है, ए पेप्टाइड है। और ये है बी पेप्टाइड, ये बी पेप्टाइड है, ठीक है। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को जोड़ के रखता है सी पेप्टाइड। ये क्या है? सी पेप्टाइड। ये इंसुलिन नहीं है बच्चों, ये इंसुलिन नहीं है, ये प्रो इंसुलिन है। ये क्या है? प्रो इंसुलिन है। इसमें ना ए पेप्टाइड जो है उसमें 21 अमीनो एसिड है, ए मतलब अमीनो एसिड। बी पेप्टाइड में 30 अमीनो एसिड होते हैं, 30 अमीनो एसिड। सी पेप्टाइड में होते हैं 33 अमीनो एसिड, वो साइड में मैंने लिखा भी है। ए में 21, बी में 30 और सी में 33। ये प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव इंसुलिन है बच्चों। जब इसे फंक्शनल करना होता है तो सी पेप्टाइड हटा दिया जाता है। जब इसे फंक्शनल करना होता है तो देखो ना, ये वाला सी पेप्टाइड हट गया ना, ये तो ये रहा ए पेप्टाइड और ये रहा बी पेप्टाइड। ये है फंक्शनल इंसुलिन। तो फंक्शनल इंसुलिन में सिर्फ दो ही पेप्टाइड है, ए और बी। ए पेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड, बी पेप्टाइड में 30, तो टोटल कितने अमीनो एसिड हो गए? 51। सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया इंसुलिन कैसा कहां है। अब बनाया कैसे, किस कंपनी ने बनाया था? अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। 5 जुलाई 1983 को इली लिली कंपनी ने बनाया था, अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। कैसे बनाया था देख लो। देखो, आर्टिफिशियली ए पेप्टाइड बनाने वाली जीन बनाई गई। वो बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस में देख लेंगे, तब किताब देखेंगे राज, है ना, अभी नहीं, अभी तो ये पढ़ो। आर्टिफिशियली जीन बनाई गई, ए पेप्टाइड बनाने वाली, बी पेप्टाइड बनाने वाली। अब इनको क्या किया? प्लाज्मिड की मदद से ई कोलाई में डाल दिया, प्लाज्मिड की मदद से ई कोलाई में डाल दिया। जिस ई कोलाई में ए जीन डालो, ए पेप्टाइड बनाने वाली जीन डालोगे, वो ए पेप्टाइड बनाएगा। ए पेप्टाइड निकाल लो। और जिसमें ये बी पेप्टाइड बनाने वाली जीन है, ये इसे भी प्लाज्मिड के साथ मिला के ई कोलाई में डाल दिया, तो ये ई कोलाई क्या बना के देगा? बी पेप्टाइड। तो ए और बी निकाल लिया गया। देखो, अलग अलग ए और बी जीन बनाई गई, दोनों को अलग अलग प्लाज्मिड में डाला गया। प्लाज्मिड में डालने के बाद अलग अलग ई कोलाई में डाला गया, अलग अलग ई कोलाई में डाल दिया गया। इसमें ए पेप्टाइड बनेगा, इसमें बी पेप्टाइड बनेगा। याद है, ए पेप्टाइड में खुद का डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब एनसीईआरटी कहती है मेजर चैलेंज इनको ये आया था कि ये ए और बी पेप्टाइड को जोड़ा कैसे जाए। तो भाई, ये ए पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड है। जब स्ट्रक्चर पर फोकस किया गया तो पता चला कि ये दोनों जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, बन गया मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन। इस ह्यूमन इंसुलिन का नाम रखा गया था ह्यूमलिन। अमेरिकन कंपनी ने जो इंसुलिन बनाया था उसका नाम क्या रखा गया था? ह्यूमलिन। तो इस तरह इंसुलिन बनाया गया था, ठीक है। इसी को थ्योरी के फॉर्म में भी देख लो, होगा। ये देखो, द मेन चैलेंज था कि असेंबल कैसे करें दोनों पेप्टाइड को, है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर जोड़ा था। और किसने बनाया? इली लिली कंपनी ने 1983 में। इली लिली ने क्या किया था? 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए, 2 जीन बनाई, एक ए पेप्टाइड बनाने वाली, एक बी पेप्टाइड बनाने वाली। फिर अलग अलग प्लाज्मिड में ई कोलाई में डाल दिया, अलग अलग इंसुलिन चेन बन गई। फिर ए और बी अलग अलग ई कोलाई से निकाल लिया गया, सेपरेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, बन गया ह्यूमन इंसुलिन। राइट, बस यही है और क्या। ठीक, इंसुलिन की बात हो गई। अब बात करेंगे जीन थेरेपी की। थोड़ा पानी पी लें यार। देखो बच्चों, जीन थेरेपी से जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करते हैं, जैसे स्किड है, हीमोफीलिया है। इसमें करते क्या है? देखो, मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अर्ली चाइल्डहुड में पता चल गया, अर्ली चाइल्डहुड में पता चल गया। भाई, अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बीमारी का पता चल जाए तो जीन थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में करोगे तो जो सेलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेंट को जिंदा रखता है, ठीक है ना, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार देता है। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आ जाइए। मान लो बच्चों, अर्ली चाइल्डहुड में अगर बीमारी का पता चला तो परमानेंट इलाज नहीं होगा, लेकिन हां, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दिया जाए, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दिया जाए जीन थेरेपी, तो परमानेंट इलाज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल गया कि ये मान लो यहां पर एक डिफेक्टिव जीन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाने वाली जीन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाने वाली जीन है, लेकिन वो डिफेक्टिव है। मतलब अगर ठीक ना किया गया तो होने वाले बच्चे को हीमोफीलिया होगा, होने वाले बच्चे को हीमोफीलिया होगा। तो जीन थेरेपी में क्या करेंगे? 2 तरीके हैं। एक ये तरीका है कि डिफेक्टिव जीन को पड़ा रहने दो, डिफेक्टिव जीन को पड़ा रहने दो, बल्कि एक नॉर्मल जीन भी डाल दो। तो तू नहीं बनाएगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, कोई बात नहीं, नॉर्मल जीन तो बना देगा, तो ये कंपनसेट कर देगा। तो इस बंदे में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर नॉर्मल जीन पड़ जाए तो बॉडी की हर सेल में जीन पहुंच जाएगी, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनेगा। लेकिन
जीन थेरेपी करने के दो तरीके, एक है कि डिफेक्टिव जीन पड़ा रहने दो, दूसरा नॉर्मल डाल दो। एक है जीन टारगेटिंग। जीन टारगेटिंग में क्या करेंगे, डिफेक्टिव जीन को टारगेट करके हटाएंगे और उसकी जगह सही लगाएंगे। टारगेट करके डिफेक्टिव जीन को हटाएंगे और नॉर्मल लगाएंगे। दो तरीके हैं। देखो, पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में की गई थी। एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था जिसका नाम था असांथी डिसिल्वा। नाम याद नहीं करना, बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। असांथी डिसिल्वा। इस बच्ची को एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, एडेनोसाइन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या समस्या है, देखो, ये जो एडीए जीन होती है ना बच्चों, ये बनाती है एडीए एंजाइम। क्या बनाती है, एडीए एंजाइम। एडीए का मतलब है एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम। क्या, एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम बनाती है, एडीए एंजाइम बनाती है। और एडीए एंजाइम क्यों चाहिए, यह बनवाता है फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स। क्या बनवाता है, फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। और ये जो फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स अगर बनेंगे तो इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रहेगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रहेगा। अब दिक्कत यह हुई थी इस बच्ची में, देखो ना, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। अब उस बच्ची में डिलीशन हो गया था एडीए जीन का, उस बच्ची में एडीए जीन का डिलीशन हो गया था। और जब एडीए जीन का डिलीशन हो गया तो एडीए एंजाइम नहीं बनेगा, एडीए एंजाइम नहीं बनेगा तो फंक्शनल टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, फंक्शनल टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर, मतलब तरह तरह की बीमारी घेर लेंगी। इस बीमारी के इलाज के तरीके क्या क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, एडीए एंजाइम के इंजेक्शन दिए जाते हैं पेशेंट को, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है, रेगुलर इंटरवल पर इंजेक्शन देने होंगे। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बच्चों आप पढ़े लिखे हो, पता है एमएचसी मैच करते हैं, टिश्यू टाइपिंग करते हैं। दो बंदों का, डोनर और एक्सेप्टर के एमएचसी जितने ज्यादा मैच होंगे, एमएचसी जितने ज्यादा मैच होंगे उतना ज्यादा समय तक ये बोन मैरो उसमें काम करेगा, और जितने कम एमएचसी मैच करेंगे बोन मैरो उतना कम काम करेगा। तो ये भी परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि 100% डोनर एक्सेप्टर के एमएचसी मैच नहीं होंगे, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ना। तो तीसरा इलाज है, तो ऊपर के दो तो परमानेंट इलाज नहीं है। तीसरा जीन थेरेपी। ये जो जीन थेरेपी है बच्चों, वो जो 4 साल की बच्ची पे किया गया, ये भी परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर देते तो परमानेंट इलाज हो जाता, ठीक है। लेकिन इस 4 साल की बच्ची में क्या किया गया, देखो, इस बच्ची से कुछ लिम्फोसाइट निकाल लिए गए। क्या निकाल लिए गए, लिम्फोसाइट्स। ध्यान से देखना, लिम्फोसाइट्स को मल्टीप्लाई कराओ कल्चर मीडियम में, लिम्फोसाइट निकाल लो और कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कराओ। इधर लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एडीए सीडीएनए बनाओ। सीडीएनए मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जीन बना लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एडीए जीन बना लो। एडीए जीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाया, इसलिए सीडीएनए कह रहे हैं। ये बन गया एडीए सीडीएनए, एडीए जीन बना लो। और याद है ह्यूमन के लिए डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस वेक्टर यूज होते हैं, तो ये जो एडीए जीन आपने बनाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, ये रेट्रोवायरस डिसआर्म्ड वेक्टर की मदद से ये बना लिया। छोड़ दो यहां पर, तो रेट्रोवायरस आकर अटैक करेगा। तो कुछ लिम्फोसाइट में गया, कुछ में नहीं गया। तो जिनमें गया उनको ढूंढो, सेलेक्ट करो, रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट मिल गए। ये वो लिम्फोसाइट है जिनके अंदर डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस जा चुका है एडीए जीन के साथ, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट है, इनमें एडीए जीन है। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई करा लो भाई, इनको मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई कराओ। ये लो, ढेर सारे बना लिए, ढेर सारे बना लिए। अब क्या करूं, कुछ को तो मल्टीप्लाई करने दो और कुछ को मरीज को दे दो। कुछ को तो सम सेल्स आर मेंटेन्ड इन कल्चर मीडियम, कुछ को मल्टीप्लाई करने दो, कुछ मरीज को दे दो। देखो, जो आपने निकाला था लिम्फोसाइट, उसमें एडीए जीन नहीं था, लेकिन अब आपने एडीए जीन वाला लिम्फोसाइट उसको दिया है। तो एडीए जीन वाला लिम्फोसाइट दिया मतलब एडीए एंजाइम बनेगा, और अगर एडीए एंजाइम बनेगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा उसका। लेकिन बात वही है कि भाई हमारी जितनी भी ब्लड सेल हैं, सबका एक लाइफ स्पैन होता है, इसके बाद वो मर जाते हैं। तो एडीए एंजाइम जो है, इसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, 1-1.5 महीने जिंदा रह गए लिम्फोसाइट बॉडी में, तब तक के लिए तो एडीए एंजाइम है उसके पास, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। 1-1.5 महीने के बाद फिर से लिम्फोसाइट चाहिए। अरे तभी तो मल्टीप्लाई कर रखा है। एनसीईआरटी कहती है ना, दीज लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, ये अमर नहीं है कि कभी नहीं मरेंगे, इसीलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन, रेगुलर इंटरवल पर ये लिम्फोसाइट उसको देने होंगे। तभी बोल रहा था उस 4 साल की बच्ची में जो जीन थेरेपी किया गया था वो परमानेंट इलाज नहीं था, उसे लिम्फोसाइट ये मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं कल्चर मीडियम में कि बेटा हर 1-1.5 महीने में आते जाना और अपना लिम्फोसाइट लेके जाते रहना। ये था उसके साथ, ठीक है।
हाँ, लेकिन बच्चों अर्ली चाइल्डहुड की जगह अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर देते, भाई हेल्दी बंदे के बोन मैरो सेल से एडीए जीन निकाल लेते, हेल्दी बंदे के बोन मैरो सेल से एडीए जीन निकाल लेते और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे देते, तो कुछ ही तो सेल थी एम्ब्रियो में, उनको दे देते तो हर सेल में जीन पहुंच जाती ना, फिर तो परमानेंट इलाज हो जाता। ये थी जीन थेरेपी। ये देखो फंक्शनल एडीए सीडीए ने बनाया और इंट्रोड्यूस किया लिम्फोसाइट में और फिर पेशेंट को दे दिया। हाउएवर दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, तो पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा ये जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स। लेकिन हाउएवर अगर जीन निकाल ली होती हेल्दी बंदे के बोन मैरो सेल से जो एडीए बनाता है और डाल दिया होता अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो परमानेंट इलाज हो जाता। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर जीन थेरेपी करोगे तो परमानेंट इलाज होगा। ठीक है, ये जीन थेरेपी है बच्चों। तो बायोटेक का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पढ़ा हमने, मेडिसिन में दो पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? एक तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, दूसरा जीन थेरेपी, तीसरा है बच्चों मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आ जाओ देखते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का थीम है बच्चों अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, क्योंकि बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी होगा तो इलाज अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस हो गई बीमारी की तो पैथोजन बॉडी में कम होंगे। ठीक है, लगे रहो माधव, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, आजकल के पेरेंट्स जागरूक हैं बच्चे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्ट करा लेते हैं, जेनेटिक टेस्ट सारे करा लेते हैं, कैरियोटाइप टेस्ट करा लेते हैं, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक होने वाला होगा तो ठीक करवा लेंगे, नहीं तो एबॉर्शन करा लेते हैं। ठीक है, तो सुनिए, देखो बच्चों, जो कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल डायग्नोसिस के मेथड है वो क्या है बीमारी के? ब्लड सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इनसे बीमारी का जल्दी नहीं पता चलता। इनसे बीमारी का पता तभी चलता है, कब पता चलता है इनसे बीमारी का? जब पैथोजन बॉडी में ज्यादा हो गए हो, और अगर पैथोजन ज्यादा हो गए, बीमारी के सिम्टम आ गए, तो इलाज करना भी आसान नहीं होता। तो जल्दी ठीक करना है तो जल्दी डायग्नोस होना जरूरी है। तो उसमें कौन मदद करेगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एलाइजा। ये देखो तीन काम करेंगे। पहले पीसीआर की बात करते हैं। देखो बच्चों, इसमें 3 लाइन, पीसीआर में 3 लाइन याद करनी है। लाइन बोल देता हूं क्या क्या याद करना है। पीसीआर में पहली लाइन ये याद रखो कि इट इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए रूटीन में ये यूज किया जाता है। दूसरा, तरह तरह के सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में जीन म्यूटेशन चेक करने के काम आता है। और तीसरा, कई दूसरे तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच करते हैं इससे। पीसीआर में आपको 3 लाइन है, वो तो पता है, डीएनए आरएनए इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का एम्पलीफाई करेंगे और पता चल जाएगा। ठीक है, अभी क्या याद रखना है पीसीआर में वो सुनो। 3 पॉइंट क्वेश्चन बनेगा तो इन 3 पॉइंट से। पहला, पीसीआर यूज किया जाता है एचआईवी इन्फेक्शन पता करने के लिए, पहला। दूसरा, कैंसर पेशेंट्स में जीन म्यूटेशन और तरह तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए पीसीआर यूज होता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। सही है। अगला है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग प्रोब। इसमें प्रोब बनाते हैं बच्चों। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए बनाते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए बनाएंगे, रेडियो एक्टिव होगा। आर्टिफिशियली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे या आरएनए बनाएंगे, रेडियो एक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। तो मेरा कहना यह है कि जीन में म्यूटेशन पता करना है तो प्रोब डाल दो, नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रोब डाल दो। अगर आपकी जीन नॉर्मल है तो प्रोब जुड़ जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, एक्सरे में फोटो आ जाएगी। और अगर आपका जीन म्यूटेटेड है तो प्रोब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री टू म्यूटेटेड जीन नहीं ली है, नॉर्मल जीन ली है, और प्रोब नहीं जुड़ा तो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। देखो ना, प्रोब किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं? नॉर्मल जीन। देखो ना, अब प्रोब जो है नॉर्मल जीन से जुड़ेगा और ऑटो रेडियोग्राफी एक्सरे डालकर चेक कर लेंगे। प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, hence it will not appear on photographic film, मतलब एक्सरे फिल्म में नहीं दिखेगा। मैं बताता हूं, सुनो मामला क्या है। ये सेल है, सेल से जीन निकाल लो, सेल से आगे सेल है, सेल में जीन है। ऐसा करो, सेल की मल्टीपल कॉपी बना लो, क्लोन ऑफ सेल्स बना लो, सेल को मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या बना लिया आपने? मल्टीप्लाई करके क्लोन ऑफ सेल की मल्टीपल कॉपी बना लिया। अब चेक करना है कि एक पर्टिकुलर जीन म्यूटेटेड है या नॉर्मल है। तो ये मैंने जीन निकाल ली। अब इस जीन को डीनेच्योर कर दो, इस जीन का क्या करा दो? डीनेचुरेशन, मतलब सिंगल स्ट्रैंड कर दो। अब प्रोब छोड़ दो, प्रोब म्यूटेशन नहीं है, क्या कर रहा है? प्रोब छोड़ दो। अगर आपकी जीन नॉर्मल है, तो प्रोब जाके जुड़ जाएगा तो डीएनए कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। एक्सरे में फोटो ले लो, अगर रेडियो एक्टिव है तो एक्सरे में फोटो आएगी, एक्सरे फिल्म में अगर फोटो आ रही है मतलब प्रोब जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया? क्योंकि जीन नॉर्मल थी। लेकिन एक्सरे में फोटो में कुछ नहीं आ रहा, मतलब रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोब नहीं जुड़ा।
प्रोब क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि जीन म्यूटेटेड थी। तो एक्सरे में अगर फोटो आ रही है मतलब जीन नॉर्मल है, नहीं आ रही है तो म्यूटेटेड जीन है। तो जीन म्यूटेशन चेक करने के लिए ये प्रोब यूज कर सकते हैं। सही है। और ध्यान रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए प्रोब यूज होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए प्रोब यूज होता है। बीमारी पता करने के लिए डीएनए प्रोब, आरएनए प्रोब दोनों यूज होते हैं। ठीक है। और आओ तीसरा, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। भाई ये तो पता ही है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर काम करता है। ये क्या करता है? या तो पैथोजन के सरफेस पर जो एंटीजन है उसको देख के बता देगा कौन सा पैथोजन ने अटैक किया है। पैथोजन के सरफेस पर एंटीजन देखकर बता देगा, क्या पैथोजन के सरफेस पर जो एंटीजन है उनको देखकर बता देगा कि कौन से पैथोजन ने अटैक किया है। एंटीजन प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, या मेरी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेंगे पैथोजन के खिलाफ उनको देख के बता देगा कौन से पैथोजन का अटैक हुआ है। देखो जरा, एलाइजा प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। ये कैसे डिटेक्ट करेगा? या तो एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उनको देखकर, मैं सिंपल कहूंगा बाय डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन या एंटीबॉडी को देखकर बताएगा। भाई सिंपल है, पैथोजन के सरफेस पर एंटीजन देखकर बता देगा अच्छा ये वाला एंटीजन है मतलब इस पैथोजन ने अटैक किया है। या फिर पैथोजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी मेरे बॉडी में बन रही है उस एंटीबॉडी को देख के बता देगा अच्छा ये एंटीबॉडी है मतलब इस पैथोजन का अटैक हुआ है। तो एंटीजन या एंटीबॉडी के बेस पर बता देगा कौन से पैथोजन ने अटैक किया है। सही है। तो ये हो गया, क्या हो गया? अपन ने पढ़ लिया एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन। अब ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है भाई? ऐसे एनिमल जैसे ये नॉर्मल एनिमल है, इसमें डिजायर्ड जीन डाल दो रेट्रोवायरस की मदद से, लो ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया। देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं जिनमें कोई बाहरी डीएनए हो, हर सेल में होना चाहिए, क्योंकि जीन कहां डालोगे? जाइगोट में। याद करो पिछली क्लास, बाहरी जीन जाइगोट में डालते हैं, जाइगोट में डालोगे तो हर सेल में जीन पहुंचेगी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल वो है जिसके हर सेल में कोई बाहरी जीन है और वो जीन एक्सप्रेस कर रही है, काम कर रही है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल वो है जिनकी हर सेल में एक बाहरी जीन है और वो जीन एक्सप्रेस कर रही है, काम कर रही है। और अभी तक बच्चों हमने ट्रांसजेनिक रैट बनाया है, रैबिट बनाया है, पिग बनाया है, शीप बनाया है, काऊ बनाया है, फिश बनाया है, लेकिन 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल हमने क्या बनाया है? ट्रांसजेनिक माइस, है ना। ट्रांसजेनिक माइस सबसे ज्यादा बनाई है। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम बनाते क्यों हैं? क्यों बनाते हैं? तो ट्रांसजेनिक एनिमल हम क्यों बनाते हैं? पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पढ़ने के लिए। भाई ट्रांसजेनिक एनिमल हम बनाते हैं और पता करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हम बनाते हैं और पता करते हैं, क्या पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में? कि कैसे जीन को रेगुलेट किया जाता है, कैसे जीन को रेगुलेट किया जाता है, कैसे जीन अफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, हाउ जीन अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग डेवलपमेंट को जीन कैसे अफेक्ट करते हैं, जीन को कैसे रेगुलेट करते हैं, कोई हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, कोई एंजाइम क्या करता है, कोई फैक्टर क्या करता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। गाय में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनता है, वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो गाय में बनता है वो क्या करता है गाय में, ये पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं थोड़ा बता देता हूं। देखो, मुझे ये जानना है कि गाय में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनता है वो गाय में क्या करता है, गाय में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनता है वो गाय में क्या करता है, ये जानना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाऊंगा, एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाऊंगा और उसमें काऊ वाली जीन हटा दूंगा, बफेलो वाली जीन डाल दूंगा। एक ऐसी काऊ बनाऊंगा जिसमें काऊ वाला जीन हटाकर बफेलो वाली जीन डाल दूंगा। अब क्या होगा, ये जो ट्रांसजेनिक काऊ मैंने बनाई इसमें काऊ वाला फैक्टर नहीं बनेगा, बफेलो वाला फैक्टर बनेगा, क्योंकि जीन तो बफेलो वाली है। तो काऊ वाला फैक्टर नहीं बन रहा है, बफेलो वाला फैक्टर बन रहा है। तो फिर तो इस काऊ में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखेगी। क्यों दिख रही है एबनॉर्मेलिटी? क्योंकि इसमें काऊ वाला फैक्टर नहीं है, बफेलो वाला है। अगर काऊ वाला फैक्टर होता तो, अगर काऊ वाला फैक्टर होता फिर तो सब कुछ नॉर्मल होता ना। तो ये जो भी एबनॉर्मल अभी आपको दिख रहा है इट्स बिकॉज ऑफ कि काऊ का फैक्टर नहीं है। अगर होता तो ठीक होता। तो जो अभी अभी एबनॉर्मल आप देख रहे हो, यही सबको एबनॉर्मल को नॉर्मल रखना ही काऊ के फैक्टर का काम है। एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि उड़ गया ये जो मैंने बोला। सुन लो, मुझे जानना है काऊ का इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है। तो क्या करना है, एक ऐसी काऊ बनाओ जिसमें काऊ वाला फैक्टर बनाने वाली जीन हटा दो, बफेलो वाली जीन डाल दो। तो इस काऊ में अब बफेलो वाली जीन है तो बफेलो वाला फैक्टर बनेगा, काऊ वाला नहीं बनेगा। तो काऊ में एबनॉर्मेलिटी दिखेगी क्योंकि बफेलो वाला फैक्टर है। तो ये एबनॉर्मेलिटी क्यों दिख रही है? क्योंकि काऊ वाला फैक्टर नहीं है। अगर काऊ वाला फैक्टर होता तो सब नॉर्मल होता। तो जो भी एबनॉर्मल अभी आपको दिख रहा है वो सबको नॉर्मल रखना ही काऊ के फैक्टर का काम है। तो कोई फैक्टर, कोई हार्मोन बॉडी में क्या कर रहा है उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, डिजीज पढ़ने के लिए। डिजीज पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बीमारी वाली जीन डाल देते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते समय उनमें बीमारी वाली जीन डाल देते हैं ताकि उन एनिमल को बीमारी हो जाए। फिर उन एनिमल में हम बीमारी की स्टडी करते हैं, बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। और आज तक
हमने 4 बीमार, और जिन एनिमल में हमने बीमारी वाली जीन डाल दी ना, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल। आपसे इस टॉपिक में एक ही सवाल बनेगा, क्या? कौन कौन सी बीमारी पढ़ने के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए जा चुके हैं? तो देखो जरा, कौन कौन, एक सेकंड, कौन कौन सी बीमारी पढ़ने के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए जा चुके हैं? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, एल्जाइमर। आर्क कर लो, ARCC, एल्जाइमर, रूमेटाइड अर्थराइटिस, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस। याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, कौन कौन सी बीमारी पढ़ने के लिए क्या बनाया जा चुका है? ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए जा चुके हैं, सिर्फ इन 4 के लिए, बस हो गया। सही है। अब अगला है बच्चों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मतलब यार, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं इंसानों की जिसके इलाज के लिए ना इंसान की प्रोटीन ही चाहिए। जैसे एम्फाइसीमा नाम की बीमारी है, उसके इलाज के लिए ह्यूमन प्रोटीन चाहिए। एम्फाइसीमा नाम की बीमारी के इलाज के लिए ह्यूमन प्रोटीन चाहिए। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इंसान से निकालना वो तो फिजिबल नहीं है, आर्टिफिशियली बना लो, बना सकते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवाते हैं। वो नहीं बच्चे, फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं, वो अलग है पंकज, वो इसके लिए है, इसके लिए है, उसके लिए नहीं है। ट्रांसजेनिक मॉडल ये 4 के लिए है ना। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल जो है, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हमने ट्रांसजेनिक शीप बनाई है ट्रेसी, ट्रांसजेनिक शीप बनाई है ट्रेसी, ट्रांसजेनिक शीप जो बनाई है ट्रेसी, इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनवाते हैं और एम्फाइसीमा के इलाज के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। अगला, तो एम्फाइसीमा के इलाज के लिए ये यूज करते हैं। और एनसीईआरटी कहती है सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड, सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट। सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन्यूरिया के इलाज के लिए भी ये हम यूज कर रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ठीक है। बस एक चीज और बता देता हूं आपको। हाँ, तो बच्चों सिर्फ जो बोल रहा हूं ना राजवीर, पंकज, जो मैंने बोला ना, बस यही करना है। जो एनसीईआरटी, वो फिनाइल कीटोन्यूरिया यहां पर है कि ऐसा ही अटेम्प्ट किया जा रहा है फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज के लिए। ठीक है ना। अब बस और कुछ नहीं बोलना है, जो एनसीईआरटी डेटा है बस उसी को फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, देखो ना, ये लिखा ना, सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ट्रांसजेनिक मॉडल में नहीं, सिर्फ यहां आएगा। ठीक है। इसी तरह बच्चों, एक हमने 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई है रोजी। रोजी में, ये ट्रांसजेनिक काऊ रोजी है, इस रोजी में हमने ह्यूमन मिल्क प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन बनाने वाली जीन डाल दी है। ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन बनाने वाली जीन डाल दी है। तो इस काऊ, रोजी काऊ के मिल्क में क्या मिलता है हमें? ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। किस कंसंट्रेशन में, यह भी याद रखना, 2.4 मिलीग्राम नहीं, 2.4 मिलीग्राम नहीं, 2.4 ग्राम पर लीटर, इस कंसंट्रेशन में ये प्रोटीन मिलेगा। तो आपको नहीं लग रहा इस काऊ का मिल्क ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काऊ मिल्क, है ना। दिस मिल्क इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ मिल्क। सही है, ये याद रखना है। फिर अगला, वैक्सीन। इसमें से तो सिर्फ 2 ही याद रखना है, दो ही, एक ही लाइन में 2 पॉइंट है। क्या पूछा जाएगा कि हम वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग अभी तक मंकी में करते आ रहे हैं, अब हम ट्रांसजेनिक माइस बना रहे हैं। अगर सक्सेसफुल रहा, रिलायबल रहा, तो आने वाले टाइम पर हम हर वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग किस में करेंगे? किस पर करेंगे? ट्रांसजेनिक माइस पर। इस पार्ट से यह सवाल पूछेगा कि कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए? ट्रांसजेनिक क्या बनाया गया? माइस, और ट्रांसजेनिक माइस। ठीक है, ठीक है ना। दूसरी बात, कौन से वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया? तो पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया। ठीक है। अरे गणित नहीं लगाना है यार राजवीर, है ना। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसे टॉक्सिसिटी टेस्टिंग या सेफ्टी टेस्टिंग कहते हैं। अब इसमें क्या है मामला बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। इसमें क्या होता है, मुझे जानना है कि कोई टॉक्सिक केमिकल गाय पर क्या इफेक्ट डालता है, कोई टॉक्सिक केमिकल गाय पर क्या इफेक्ट डालता है। तो नॉर्मल काऊ को अगर मैं टॉक्सिक केमिकल दूंगा तो पहले तो उसका इम्यून सिस्टम रेजिस्ट करेगा। कोई टॉक्सिक केमिकल गाय पर क्या इंपैक्ट डालता है, अगर ये जानना है तो नॉर्मल काऊ को अगर टॉक्सिक केमिकल दूंगा, पहले उसका इम्यून सिस्टम रेजिस्ट करेगा, बाद में धीरे धीरे जब टॉक्सिक केमिकल बढ़ेगा तब इफेक्ट दिखेगा, तो ज्यादा समय लगेगा। तो चलो ना एक ऐसा ट्रांसजेनिक काऊ बना लेते हैं, एक ऐसा ट्रांसजेनिक काऊ बना लेते हैं जिसमें ना अपन क्या करेंगे, उस काऊ में एक ऐसी जीन डाल देंगे कि वो केमिकल के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाए। एक ऐसी जीन डाल देंगे ताकि वो काऊ टॉक्सिक केमिकल के लिए ज्यादा क्या हो जाए, सेंसिटिव हो जाए। हाँ बस, इसके बाद 2 टॉक्सिक केमिकल असर तुरंत दिखेगा। देखो जरा,
ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाएंगे, उनमें ऐसी जीन डाल देंगे विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक। अब ऐसे में तो तुरंत असर पता चल जाएगा ना टॉक्सिक केमिकल का, सही है। ये है बच्चों, तो ये हो गया ट्रांसजेनिक एनिमल का पांचवा यूज, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। बस लगे रहिए, नीट निकालना है तो मेहनत कर लो यार, बस थोड़ा सा, है ना। बात ये हो रही है बच्चों कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना लगातार मैनिपुलेट करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन भाई बहुत मॉडिफाई कर लिया, अब जरूरत है बच्चों कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की, कुछ स्टैंडर्ड सेटअप करने की। ये नहीं कि अंधाधुंध हम मॉडिफाई किए जा रहे। एक लिमिट होगी भाई, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाओ, कुछ स्टैंडर्ड सेट करो कि किसी ऑर्गेनिज्म को किस हद तक जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहिए। देखो ना, यहां यही तो लिखा है, मैनिपुलेशन कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन के बिना नहीं, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड सेटअप करना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनिज्म को इस हद तक मॉडिफाई करो। इंसान को अपनी मोरालिटी का ध्यान रखना चाहिए। मोरालिटी समझते हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी का ध्यान रखना चाहिए, नैतिकता का, एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए। भाई हमारा मानना यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई उस हद तक करो कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। फायदा पहुंच रहा है उसे, कोई दिक्कत नहीं, हमें फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस हद तक ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करो, है ना। तो बात आई एनसीईआरटी कहती क्यों एथिक्स का ध्यान क्यों रखे, मोरालिटी का ध्यान क्यों रखे। तो एनसीईआरटी जवाब देती है कि देखो, अगर हद से ज्यादा किसी ऑर्गेनिज्म को आपने मॉडिफाई कर दिया और उसे इकोसिस्टम में रिलीज किया तो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सकते हैं। जो आप सोच रहे थे उससे उल्टा रिस्पॉन्स भी आ सकता है। इसीलिए बच्चों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है GEAC। नीट में एक बार सवाल आया था, GEAC का फुल फॉर्म बताए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। लेकिन जिस साल GEAC का फुल फॉर्म आया था ना, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो अप्रूवल की जगह अप्रेजल लिखा जाए तो भी सही मानेंगे। सर अप्रेजल और अप्रूवल दोनों है तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, अप्रूवल वाले को सही मानेंगे, सही है, ओके। नीट में क्या पूछा जाएगा कि GEAC के काम क्या है? दो काम है बच्चों। एक, कौन सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड रिसर्च वैलिड है, होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए, ये चेक करना। ये देखो लिखा होगा, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कौन सा रिसर्च वैलिड है, होने देना चाहिए या नहीं, एक ये। दूसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस के लिए छोड़ना चाहिए या नहीं, सेफ है या नहीं, ये डिसाइड करेगा। मतलब कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिज्म को रिलीज करना है नहीं पब्लिक के लिए, वो सेफ है या नहीं, इसका फैसला कौन लेती है, ये। तो याद रखिए GEAC के दो काम है, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च चेक करना और ये चेक करना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई ऑर्गेनिज्म पब्लिक के लिए मार्केट में छोड़ना सेफ होगा या नहीं। समझ रहे हैं? तो ये दो काम है इसके, ठीक है। और बच्चों दूसरी बात आती है, एनसीईआरटी कहती है जब से हमने ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर दिया, मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, फूड और मेडिसिन के लिए हम लोग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई करते जा रहे हैं, तब से पेटेंट की बड़ी दिक्कत आ गई है। अब ये पेटेंट क्या होता है भाई? पेटेंट एक राइट होता है बच्चों, पेटेंट एक राइट होता है, एक हक होता है। पेटेंट एक राइट है, एक हक है जो गवर्नमेंट देती है। किसको देती है हक? इन्वेंटर को, कि आपने जो इन्वेंट किया है इसका कॉमर्शियल यूज आपके परमिशन के बिना कोई और नहीं करेगा। अगर उसे यूज करना है आपके इन्वेंशन को तो आपसे परमिशन लेगा, आपको कंपनसेटरी पेमेंट देगा, फिर यूज कर सकता है। देखो जरा, पेटेंट इज अ राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। मतलब पेटेंट इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई अनऑथराइज यूज ना कर सके उस पेटेंट को, है ना। ठीक है, चलिए, पेटेंट किन किन चीजों के लिए दिया जाता है? पेटेंट दिया जाता है किसी इन्वेंशन के लिए, आपने कोई इन्वेंशन किया उसके लिए पेटेंट दिया जाएगा। कोई पुराना इन्वेंशन है उसमें आपने इंप्रूवमेंट किया उसके लिए पेटेंट दिया जाएगा। कोई प्रोडक्ट बनाने की आपने प्रोसेस डेवलप की उसके लिए पेटेंट मिलेगा। किसी कॉन्सेप्ट या डिजाइन के लिए भी पेटेंट मिलता है। तो इन चीजों के लिए पेटेंट मिलता है। पेटेंट क्या है? सिंपल, एक राइट है, एक हक है जो गवर्नमेंट देती है इन्वेंटर को कि भाई तुमने जो इन्वेंट किया है इसका कॉमर्शियल यूज आपके परमिशन के बिना
कोई नहीं कर सकता। कोई यूज करना चाहेगा आपका इन्वेंशन तो आपसे परमिशन लेगा, कंपनसेटरी पेमेंट देगा, फिर यूज कर सकता है, राइट? ओके, चलिए अब बात करते हैं बच्चों एनसीईआरटी की। बायोपायरेसी देख रहे हो, कोई चोर लेकर भाग रहा है। चोर कौन है? डेवलप्ड कंट्री। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये हमारे नॉलेज को, हमारे जेनेटिक रिसोर्स को, बायो रिसोर्स को लेकर भाग रहा है बिना परमिशन के। इसी को कहते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी में दो चीजें हैं बच्चों, कोई हमारी कंट्री का बायो रिसोर्स यूज कर ले, कोई हमारी कंट्री का बायो रिसोर्स यूज कर ले। कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी हमारे बायो कंट्री के बायो रिसोर्स को यूज कर ले बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए, बिना कंपनसेटरी पेमेंट दिए हुए। सही है, बायोपायरेसी है। या फिर किसी इन्वेंटर का इन्वेंशन यूज कर लो बिना परमिशन के, बिना पेमेंट के, ये भी बायोपायरेसी है। तो बायोपायरेसी में दो चीजें आ गई, एक हमारी कंट्री का बायो रिसोर्स को यूज कर ले बिना परमिशन के, बिना कंपनसेटरी पेमेंट के, बायोपायरेसी है। अरे बासमती राइस वाला यार, या किसी इन्वेंटर का इन्वेंशन यूज कर लिया जाए बिना परमिशन कंपनसेटरी पेमेंट के, बायोपायरेसी, राइट? देखो बायोपायरेसी क्या है? यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज या अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री, है ना, प्रॉपर परमिशन के बिना, पेमेंट दिए बिना, या पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। या तो इन्वेंटर का इन्वेंशन यूज कर लिया या बायो रिसोर्स यूज कर लिया हमारी कंट्री का बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए, ये क्या कहलाएगा? बायोपायरेसी। बासमती राइस ले लो ना, बायोपायरेसी। ये देखो बायोपायरेसी ऑफ बासमती राइस। आप सब जानते हो बच्चों, अरे ये सब तो पता है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, क्लोजिंग की तरफ है ये। बायोपायरेसी की अगर मैं बात करूं, बायोपायरेसी की अगर मैं बात करूं तो देखो इंडिया में या एशिया में हजारों सालों से राइस उगाया जा रहा है। इंडिया में अकेले लगभग 2 लाख वैरायटी है राइस की। वन ऑफ द रिचेस्ट डाइवर्सिटी राइस की वर्ल्ड में कहां है? इंडिया में। और बासमती राइस की बात करूं तो बासमती आप सब जानते हैं अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है, अपने एरोमा के लिए, सुगंध के लिए, स्वाद के लिए जाना जाता है। और हमारे लिटरेचर में 27 प्रकार के बासमती राइस का डिस्क्रिप्शन है, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज। डॉक्यूमेंट मतलब लिटरेचर में इनका नाम है, 27 वेराइटी बासमती के। फिर भी बच्चों, और ये जो बासमती राइस है हमारे यहां कई सेंचुरी से उगाया जा रहा है। इसका प्रूफ यह है कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है, अरे पुराण ग्रंथ, पुरानी किताबें, पोएट्री में, फोकलोर में, फोकलोर मतलब होता है लोक कथा, रीजनल एरिया में जो कहानियां चलती है, नानी दादी लोग सुनाती हैं, उनमें भी बासमती का नाम आता है। तो इससे प्रूव होता है कि बासमती हमारे यहां कई सेंचुरी से उगाया जा रहा है। फिर भी 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम लिख रहा हूं मैं, राइस टेक, ये कंपनी का नाम है, जिसने पेटेंट ले लिया था बासमती राइस पर। कहां से? यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से। इन्होंने किया क्या था, बासमती बनाया कैसे था? इंडियन बासमती का क्रॉस कर दिया था सेमी डॉफ वैरायटी से। मतलब इन्होंने क्या किया, इंडियन बासमती का क्रॉस करा दिया अमेरिका में उगाए जाने वाले सेमी डॉफ राइस से, अमेरिका में उगाए जाने वाले सेमी डॉफ राइस से क्रॉस करा दिया, और जो क्रॉस से नई वैरायटी बनी उसका नाम लिखा बासमती। और पेटेंट ऑफिस चले गए, बोले कि हमने एक नोवेल इन्वेंशन किया है, हमने एक नया चमत्कार किया है, एक नया राइस बनाया है जो दुनिया में कहीं नहीं है, अब पेटेंट ले लिया। फिर हमें पता चला, अपन इंडिया वाले हैं, चुप थोड़ी बैठेंगे, केस लड़ने पहुंच गए, केस किया गया। तो बच्चों इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस चला, ये सारा। अब पता है हम केस जीत गए 14 अगस्त 2001 में। 14 अगस्त 2001 को, सॉरी 14 अगस्त 2001 को हम ये केस जीत गए थे। 14 अगस्त 2001 को केस हम जीत गए थे। तो अब ये पेटेंट इनके पास नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह इन्होंने टर्मरिक पर, हल्दी पर, नीम पर भी पेटेंट लेना चाहा, इनसे प्रोडक्ट बनाकर पेटेंट लेना चाहा कि हमने हल्दी में एक यूनिक प्रॉपर्टी खोजी है, हीलिंग प्रॉपर्टी, नीम में एक प्रॉपर्टी खोजी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने उन पेटेंट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कराया। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम विजिलेंट ना रहें, हम अगर जागरूक ना रहें, तो दूसरी कंट्री वाले हमारे बायो रिसोर्स का यूज करके प्रोडक्ट बनाएंगे, पेटेंट ले लेंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे, कर पाएंगे, है ना। केस ही लड़ो, पता नहीं केस जीतते हो या नहीं। इसलिए जरूरी है कि हमें सजग रहें, पता रहना चाहिए कहां किस चीज के लिए, पेटेंट के लिए किसने अप्लाई किया है। सही है। तो ये था बासमती राइस का केस।
अब बात आई कि भाई इस बायोपायरेसी को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए। अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। हमने क्या किया है, अरे एनसीईआरटी के आखिरी पैराग्राफ में नहीं लिखा है कि हमने हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने इंडियन पेटेंट बिल है उसका सेकंड अमेंडमेंट पास किया है। सेकंड अमेंडमेंट मतलब सेकंड मॉडिफिकेशन पास किया है इंडियन पेटेंट बिल का हाल ही में। हाल ही में का मतलब 1999। अरे किताब 2004 की है ना यार तुम्हारी, तो हाल ही में मतलब 1999। सेकंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल का पास हुआ है। ये इंडियन पेटेंट बिल क्या क्या इश्यूज पर ध्यान देगा। पहला, पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब पेटेंट के लिए जो शर्तें हैं टर्म्स, इमरजेंसी में किसी को पेटेंट देने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बदलनी पड़ी तो बदलो, पहला इस पर ध्यान देगा। पेटेंट देने के लिए जो शर्तें हैं, इमरजेंसी में कोई चेंजेस करना पड़े, पेटेंट देना है नहीं देना है उसके लिए, तो वो चेंजेस पर ध्यान देगा। और पूरी कंट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट को इनिशिएट कराना, रिसर्च और डेवलपमेंट को पूरी कंट्री में इनिशिएट कराना क्या कहलाए, कौन कराएगा, ये पेटेंट बिल का जो सेकंड अमेंडमेंट है इन पर ध्यान देगा। इमरजेंसी में किसी को पेटेंट देना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो ये ध्यान देगा। कंट्री में रिसर्च डेवलपमेंट कहां चल रहा है, क्या क्या करवाना है रिसर्च डेवलपमेंट, इन पर ध्यान देगा। ये हो गया और क्या, यही तो है चैप्टर। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, बायो रीमेडिएशन। बायो रीमेडिएशन क्या होता है, बायो रीमेडिएशन देख लो आगे फिर बात करेंगे। बायो रीमेडिएशन में एक बायोटेक की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, खास करके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, कुल मिला के माइक्रोब्स यूज करते हैं। किस लिए, टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड अदर एनवायरमेंट। कहने का मतलब माइक्रोब्स की मदद से मिट्टी से या एनवायरमेंट से क्या हटाना है, टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स। मिट्टी से पॉल्यूटेंट्स हटाना, टॉक्सिन्स हटाना माइक्रोब्स की मदद से क्या कहलाएगा, बायो रीमेडिएशन। और इसके लिए एक काम किया था, इसके लिए बच्चों काम किया था, पता है किसने, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, शायद नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था, एक सूडोमोनास बैक्टीरिया, सूडोमोनास प्यूटिडा में उसको मॉडिफाई करके बनाया था और नाम क्या दिया था, सुपर बग या ऑयल ईटिंग बग। क्या था मामला, सुनो इन्होंने किया क्या, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। हुआ क्या था, इन्होंने लिया सूडोमोनास प्यूटिडा बैक्टीरिया लिया। अब पता है इसमें 4 प्रकार के प्लाज्मिड डाल दिए, एक प्लाज्मिड डाला इसमें ऑक्टप्लाज्मिड, एक डाला जाइल प्लाज्मिड, एक डाला कैम प्लाज्मिड, एक डाला NaH प्लाज्मिड। 4 प्रकार के प्लाज्मिड डाल दिए यहां। तो जिससे इस बैक्टीरिया में क्या हुआ, सुनो, ऑक्टप्लाज्मिड के कारण इस बैक्टीरिया में ऑक्टेन को डिग्रेड करने की प्रॉपर्टी आ गई। ऑक्ट मतलब ऑक्टेन को डिग्रेड करने की प्रॉपर्टी आ गई, फिर ये जो जाइल प्लाज्मिड है इससे जाइलीन को डिग्रेड करने की प्रॉपर्टी आ गई, डिग्रेड करने की या बोलो डिकंपोज करने की प्रॉपर्टी आ गई। कैम्फर कपूर को डिकंपोज करने की प्रॉपर्टी आ गई। NaH नेप्थलीन को डिग्रेड करने की प्रॉपर्टी आ गई। कुल मिला के यार ये सब क्या है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करने की प्रॉपर्टी आ गई। और जब ये चारों तरह के प्लाज्मिड डाल दिए, अब ये जो बैक्टीरिया बन के तैयार हुआ इसे इन्होंने नाम दिया सुपर बग या ऑयल ईटिंग बग। क्यों, क्योंकि ये ऑयल स्पिल्स, बोले तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को डिकंपोज कर सकता है। सोचो ना, क्रूड ऑयल मोस्टली समुद्र के आसपास ही निकलता है, और सोचो अगर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इस तरह समुद्र में फैल जाए तो पूरा पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, पूरा समुद्र ही पोल्यूटेड हो जाएगा, है कि नहीं। अरे तो इस बैक्टीरिया को छोड़ दो ना, ये क्या करेगा, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर देगा। तो क्या कर रहा है, पोल्यूटेंट ही तो हटा रहा है एनवायरमेंट से, सही है, ठीक है। इसने बनाए थे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, ठीक है जी। तो कुल मिला के क्या याद रखना है अपन को यहां से कि बायो रिमेडिएशन क्या है, माइक्रोब्स की मदद से एनवायरमेंट से पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिन हटाना। एग्जांपल सुपर बग या सूडोमोनास प्यूटिडा बैक्टीरिया को सुपर बग में कन्वर्ट किया था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, दैट्स ऑल, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा बायो रिमेडिएशन बता दिया। एनसीईआरटी में चैप्टर की शुरुआत में ये लिखा हुआ है बायो रिमेडिएशन शब्द, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाए,
अब मैं आपको बताने वाला हूं टिश्यू कल्चर। मामला क्या है वो देखते हैं। टिश्यू कल्चर आप सब जानते हो, प्लांट की एक सेल से पूरा प्लांट बना लेना, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना। और प्लांट की एक सेल में जो है एबिलिटी है, एक सेल से पूरा प्लांट बनाने की, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं भाई? टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। अब व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? प्लांट के सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को स्टेराइल मीडियम में मल्टीप्लाई कराना। प्लांट सेल, टिश्यू, ऑर्गन को स्टेराइल एनवायरनमेंट में मल्टीप्लाई कराना, कल्चर मीडियम में रखना, क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। सही है, आ जाओ देखते हैं। देखो भाई, ये ऐसा कुछ होगा। ये प्लांट का कोई पार्ट ले लेंगे, प्लांट का कोई पार्ट ले लेंगे, है ना। ये मान लो ये प्लांट का जो पार्ट टिश्यू कल्चर के लिए लिया जाता है, प्लांट का जो पार्ट टिश्यू कल्चर के लिए लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्स प्लांट। प्लांट का जो पार्ट लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए उसे क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। मान लो पत्ती का टुकड़ा ले लिया, उसके सरफेस को स्टेरलाइज करो, अरे एंटी माइक्रोबियल केमिकल से धो दो ताकि कोई माइक्रोब ना आए, ठीक है। इसके बाद कल्चर मीडियम में रख दो, कल्चर मीडियम में रख दो। कल्चर मीडियम में रखोगे तो आगे चलकर इससे एक पूरा प्लांट बन जाएगा, और इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। यही होता है ना, प्लांट के एक सेल से, प्लांट के एक सेल से पूरा प्लांट बना देते हैं, इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। तो देखो ना, ये क्या है? देखो, कन्वेंशनल मतलब बता चुका हूं, ट्रेडिशनल। जब ट्रेडिशनल मेथड प्लांट ब्रीडिंग के फेल हो जाए, क्या बोल रहा हूं? ट्रेडिशनल मेथड प्लांट ब्रीडिंग के फेल हो जाए, नॉर्मल जो मेथड होते हैं प्लांट इंप्रूवमेंट के, क्रॉप इंप्रूवमेंट के, वो फेल हो जाए, तो लास्ट में ये वाला यूज होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टेक्निक ऑफ ग्रोइंग या डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन इन स्टेरलाइज कल्चर मीडियम। स्टेराइल कल्चर मीडियम में मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में प्लांट सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को ग्रो करना, प्लांट टिश्यू कल्चर। किस पर बेस है ये? टोटीपोटेंट नेचर ऑफ प्लांट सेल। बताया ना टोटीपोटेंसी क्या है? एक प्लांट की एक सेल से या एक्स प्लांट से पूरा प्लांट बना लेना, इसे क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी, राइट। अच्छा, आ जाओ देखते हैं टिश्यू कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। टिश्यू कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? एक सेकंड, रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं ना। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आ जाइए देखते हैं। पहले तो प्लांट का जो पार्ट टिश्यू कल्चर के लिए लिया जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। प्लांट का जो पार्ट टिश्यू कल्चर के लिए लिया जाए उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्स प्लांट। चलो देखो एक्स प्लांट क्या है, वही तो लिखा है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट जिसे टेस्ट ट्यूब में ले, स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करें, उसे एक्स प्लांट बोलेंगे। क्या क्या ले सकते हैं? रूट टिप, शूट टिप, एंथर, एम्ब्रियो, ब्यूल, शूट बर्ड। अरे मोस्टली हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट प्रेफर करते हैं, मोस्टली हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट प्रेफर करते हैं, मोस्टली मेरिस्टेमेटिक पार्ट प्रेफर करते हैं, लेकिन यूज करने को कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लिविंग पार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम भी तो चाहिए उन सेल की ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मीडियम चाहिए वो भी तो देना होगा। तो कल्चर मीडियम क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एक्स प्लांट को, ताकि वो ग्रो करे और डेवलप करे। तो कल्चर मीडियम में दो तरह के हैं भाई, लिक्विड कल्चर मीडियम और सॉलिड कल्चर मीडियम। अरे कुछ नहीं, लिक्विड कल्चर मीडियम में आप सब जानते हो, अगर अगर डाल दो, अगर अगर डाल दो तो लिक्विड कल्चर मीडियम सॉलिड में बदल जाएगा। कल्चर मीडियम में क्या क्या अगर मैं बनाने बैठूं तो क्या क्या डालूंगा? एक तो डालूंगा सुक्रोज, जो कार्बन सोर्स है, एनर्जी सोर्स भी है, कार्बन सोर्स भी है और एनर्जी सोर्स भी है। अरे सुक्रोज रेस्पिरेशन में टूटेगा और एनर्जी देगा और कार्बन भी देगा। और क्या डालना होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्ट। प्लांट को मिनरल चाहिए ना, तो मिनरल भी तो देने होंगे। प्लांट को जो मिनरल कम चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जो ज्यादा चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये भी देना होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देने होंगे। फिर विटामिन, कोफैक्टर, एंजाइम के काम करने के लिए जो कोफैक्टर है उनमें विटामिन का भी तो रोल होता है, तो विटामिन देना होगा। एमिनो एसिड देना होगा ताकि प्रोटीन बना सके। ग्रोथ रेगुलेटर, अरे ग्रोथ हार्मोन देना होगा ना, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन के लिए, जैसे ऑक्सिन है 2,4-D, साइटोकाइनिन है BAP। ऑक्सिन साइटोकाइनिन क्यों दोगे? सेल डिवीजन के लिए और ऑर्गन बनाने के लिए। अरे रूट शूट बनाना, उसके लिए ऑक्सिन साइटोकाइनिन देंगे। और अगर अगर देंगे कल्चर मीडियम को सॉलिड करने के लिए, अगर अगर देंगे कल्चर मीडियम को सॉलिड करने के लिए, तो ये कल्चर मीडियम हो गया। देखो दो ऑप्शन है, या तो कल्चर मीडियम बनाने बैठो या तो कल्चर मीडियम असेंबल करो। हम लोग नहीं करते भाई, अपन तो सीधा सीधा मार्केट से लाते हैं और बना लेते हैं। ऐसा करो, कल्चर मीडियम ऐसे ना बनाने बैठो, मार्केट में बना बनाया आता है। कहां गया? ये देखो जरा, इधर होगा, इधर ये देखो भाई, ये डब्बा है, बना बनाया मीडियम आता है, मार्केट से लाओ, पानी मिलाओ, स्टेरलाइज करो और यूज करो। कुछ नाम दिख रहा है? MS मीडियम कहते हैं इसको, MS मीडियम, मुरैशिग एंड स्कूक कल्चर मीडियम कॉमनली यूज होता है टिश्यू कल्चर में। कॉमनली टिश्यू कल्चर में कौन सा मीडियम यूज होता है? MS मीडियम, मुरैशिग एंड स्कूक कल्चर मीडियम, ठीक है, ओके।
अब बच्चों और क्या, ये हो गया प्लांट का जो पार्ट टिश्यू कल्चर के लिए लिया जाए वो क्या है, और वो क्या है, एक्सप्लांट। कल्चर मीडियम चाहिए वो भी बता दिया। अब इसके बाद क्या बताऊं, स्टेरलाइजेशन कैसे करोगे भाई, स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कैसे करोगे। तो देखो बर्तन, वेसल्स, कल्चर मीडियम और इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव यूज करेंगे। व्हाट इज ऑटोक्लेविंग? ऑटोक्लेव एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट का नाम है, टेक्निक का नाम होता है ऑटोक्लेविंग। ये ऑटोक्लेविंग शब्द एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। जब आप टिश्यू वो साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ते हो तो याद करो वहां ऑटोक्लेव्ड स्पर्म डीएनए हेरिंग फिश का, वहां भी ऑटोक्लेव का मतलब यही है, क्या, किसी चीज को 121 डिग्री सेल्सियस हीट करना एट 15 पाउंड प्रेशर फॉर 30 to 60 मिनट्स, यह है ऑटोक्लेविंग। तो सोचो इतना हीट करोगे तो जितने माइक्रोब होंगे सब मर जाएंगे। तो कल्चर मीडियम, वेसल्स, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए बेस्ट क्या रहेगा, ऑटोक्लेव कर दो। और जो एक्सप्लांट है, अरे जो प्लांट का पार्ट ले रहे हो टिश्यू कल्चर के लिए, उसे भी तो स्टेरलाइज करना है। उसे कैसे करें, उसे स्टेरलाइज करने के लिए एंटी माइक्रोबियल केमिकल ले लो, अभी तो बताया था। एक्सप्लांट को स्टेरलाइज करने के लिए ऐसा करो, सोडियम हाइपोक्लोराइट ले लो, ब्रोमीन वाटर ले लो, H2O ले लो, कुछ ना मिले इथेनॉल से धो दो भाई एक्सप्लांट को, उसका सरफेस स्टेरलाइज हो जाएगा। तो स्टेरलाइज कैसे करते हैं वो बता दिया। सारी रिक्वायरमेंट बताते जा रहा हूं मैं, सारी रिक्वायरमेंट बताते जा रहा हूं। अब मुझे बताना है टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। बस एक सेकंड हो गया, पानी पी लो यार, चाय। टिश्यू कल्चर कैसे करेंगे, प्लांट का एक पार्ट ले लो, क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट, उसके सरफेस को एंटी माइक्रोबियल केमिकल से धो दो, सरफेस स्टेरलाइज हो गया, ठीक। अब कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में डालो, ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में डालो, तो होगा क्या कि ये जो आपने एक्सप्लांट डाला है, प्लांट का टुकड़ा ले लिया एक्सप्लांट, उसके सरफेस को स्टेरलाइज कर दिया, डाल दो कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम में एक चीज ध्यान रखना है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में डालना है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में डालेंगे तो ये जो आपने एक्सप्लांट रखा है, ये जो आपने एक्सप्लांट रखा है ना, ये जो एक्सप्लांट रखा है उसका देखो, ये प्लांट था, प्लांट का टुकड़ा, एक्सप्लांट जो था सरफेस को स्टेरलाइज किया, रख दिया यहां। अब कल्चर मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन अगर बराबर अमाउंट में रखे तो होता क्या है, ये जो एक्सप्लांट रखा है थोड़ी देर में, देखो जो पत्ती की सेल रखी थी आपने टिश्यू कल्चर में, आपने क्या रखा था, पत्ती की सेल रखी थी। पत्ती की सेल परमानेंट सेल है, डिवाइड नहीं करती। पत्ती की सेल तो परमानेंट सेल है ना, डिवाइड नहीं करती। लेकिन जब कल्चर मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में दोगे तो ये जो परमानेंट सेल है वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। याद करो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। अगर फंक्शन करने वाली सेल डिवाइड नहीं कर रही थी, फंक्शन कर रही थी, फोटोसिंथेसिस करा रहा था पत्ती में, लेकिन अगर वो फंक्शन छोड़ के वापस डिवाइड कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल तो गया, लेकिन क्या बोलते हैं प्रोसेस को, डी डिफरेंशिएशन। कहीं पर आ जाए टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो बोलो डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलोगे, डी डिफरेंशिएशन, सही है। तो डिवाइड करने, फंक्शन छोड़कर डिवाइड करने लगी और डिवाइड करके एक इरेगुलर मास ऑफ सेल बना दिया, इसी को क्या बोलते हैं, कैलस। ये देखो कैलस, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का इरेगुलर मास जो बना उसे क्या बोलेंगे, कैलस। ठीक है, कैलस बन गया। 2 से 3 हफ्ते में कैलस बन जाएगा, 2 से 3 हफ्ते में कैलस बन जाएगा। अब जब कैलस बन चुका है अब क्या करना है, अपन को तो पूरा पौधा बनाना है। चलो आओ देखते हैं। कैलस तैयार है, कैलस तैयार है, ये देखो कैलस तैयार है पिछली स्लाइड से। कल्चर मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में दिया था, कैलस तैयार है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब मुझे इस कैलस से रूट और शूट बनवाना है। क्या बनवाना है, रूट और शूट। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कैलस को रूट और शूट बनवाने के लिए क्या कहते हैं इसको, इसे कहेंगे बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। ये देखो कैलस से मुझे क्या बनवाना है, रूट और शूट बनवाना है। फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स बोले तो रूट और शूट बनवाना, रूट और शूट बनवाना, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो कैलस पहले से तैयार है हमारे, कैलस पहले से तैयार है। अब इससे मुझे 1000 पौधे बनाने हैं मान लो, तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा कैलस 1000 टेस्ट ट्यूब में डाल दो, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 2 से लेकर 1000, सब में थोड़ा थोड़ा कैलस डाल दो, थोड़ा थोड़ा कैलस डाल दो, सब में 1000 टेस्ट ट्यूब में कैलस डाल दिया। लेकिन ध्यान देना, कैलस जिस मीडियम में डाल रहे हो उसमें ऑक्सिन
कम साइटोकाइनिन ज्यादा डालना है, ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा, ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा से शूट फॉर्मेशन होगा कैलस से। कैलस से क्या बनेगा? शूट फॉर्मेशन। तो अभी तुम्हें इसे ये देखो, ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा डाला है, लो शूट बन गया। अब ऐसा करो, इसको नए बर्तन में शिफ्ट करना है। इनको शूट बन चुका है, नए बर्तन में शिफ्ट करने को कहते हैं सब कल्चरिंग। ये लिखा होगा शायद, हां, नए बर्तन में शिफ्ट करना सब कल्चरिंग। फिर से 1000 टेस्ट ट्यूब ले आओ और उन टेस्ट ट्यूब में शूट तो बन ही चुका है, अब उन टेस्ट ट्यूब में ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम डालो, ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन, और इनको लगा दो उनमें। शूट बन चुकी थी, मीडियम बदल दिया, ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा, तो क्या होगा? शूट बन ही चुका था, रूट भी बन गया, लो प्लांटलेट बन गए 1000। सही है। अच्छा, मतलब हमें ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर देते हैं तो कैलस बनता है, और ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा, ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन ज्यादा तो शूट बनता है, और ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम तो रूट बनता है। ये याद रखना है, यहां भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन के चैप्टर के लिए भी। ठीक है, तो किया क्या हमने? 1000 टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा कैलस डाल दिया और मीडियम ऐसा रख दिया तो शूट बन गया। अब जब शूट बन गया तो नए बर्तन में शिफ्ट कर दो जिसमें कल्चर मीडियम में ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन कम हो, तो नए बर्तन में शिफ्ट करना सब कल्चरिंग। मीडियम बदल दिया तो शूट तो पहले से बन चुका था, रूट भी बन गया, ये नीचे लो पौधे बन गए। लेकिन 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 सुनो, ये ना सोचो कि अब इन पौधों को खेत में लगाया हो, नहीं भाई, एसी में ग्रो कर रहे थे, नाजुक है ये पौधे, एसी में ग्रो कर रहे हैं, नाजुक है बेचारे, ऐसे नहीं ग्रो करेंगे। तो क्या करूं? पहले इनको मजबूत करना पड़ेगा, ठोक पीट कर जैसे घर वाले मजबूत करते हैं ना, वैसे इनको मजबूत करना। क्या करेंगे? देखो जरा, देखो देखो, एक सेकंड, देखो भाई, ये बन चुके थे पौधे, इनको क्या करो? ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर दो, हार्डनिंग, मजबूत करना है। मजबूत करना मतलब, अरे कुछ नहीं यार, ग्रीन हाउस में रखना है और इनको धीरे धीरे अनफेवरेबल कंडीशन देना है। क्या बोल रहा हूं? ग्रीन हाउस में रखना है और धीरे धीरे अनफेवरेबल कंडीशन देना है इन्हें। अनफेवरेबल कंडीशन धीरे धीरे, अचानक से नहीं, नहीं मर जाएंगे, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे ऐसा करो, लाइट कम देना शुरू करो, ह्यूमिडिटी बढ़ाते जाओ, मतलब इन पौधों को ग्रीन हाउस में रखो और धीरे धीरे लाइट कम करते जाओ और ह्यूमिडिटी बढ़ाते जाओ, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में जीना सीख जाए। तो ग्रीन हाउस में लाइट कम, ह्यूमिडिटी ज्यादा देते जाएंगे जिससे ये अनफेवरेबल कंडीशन में जीना सीख जाएंगे। हाँ, अब इनको खेत में नाउ ग्रीन हाउस में ग्रो किया, फिर इनको ग्रो कर दो गार्डन में या फील्ड में आराम से। अब बच्चों देखो, नॉर्मली होता क्या है, आपने प्लांट का एक टुकड़ा लिया था, उससे 1000 पौधे बना डाले आपने। वैसे टिश्यू कल्चर से ना जितने भी पौधे बनते हैं सब एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर, और उन पौधों को कहते हैं सोमा क्लोन्स। सारे पौधे एक जैसे होते हैं, क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स। एक चीज एनसीईआरटी के बाहर जाके बता रहा हूं, कभी कभी होता क्या है कि म्यूटेशन हो जाता है। टिश्यू कल्चर से जितने प्लांट बनते हैं, कोई पूछे कैसे होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर, और क्या कहलाते हैं? सोमा क्लोन्स। आपस में भी सिमिलर है, आपस में भी सिमिलर है, और जिस प्लांट से एक्स प्लांट लिया था उससे भी मैच कर रहे हैं, जिस प्लांट से एक्स प्लांट लिया था उससे भी मैच कर रहे हैं, और आपस में भी सेम है, सोमा क्लोन्स। लेकिन कभी कभी कुछ पौधे रेयरली म्यूटेशन के कारण अलग भी बनते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्वेश्चन ही आ गया, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है? तो बोल दो, टिश्यू कल्चर से सारे पौधे एक जैसे बनते हैं, उन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन से कुछ वेरिएंट आ जाते हैं, उनको कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, और सुनो भाई, देखो वो एक अलग है, ये सोमा क्लोन्स। तो देखो दोनों को डिफाइन किया। सोमा क्लोन्स क्या है? दोज प्लांट्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, आपस में भी सिमिलर है, एंड दे आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच एक्स प्लांट वाज टेकन। अरे जिससे एक्स प्लांट लिया था उससे सारे ये पौधे मैच करेंगे ना। हाँ, कुछ वेरिएंट आ सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट अमंग प्लांट जनरेटेड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के दौरान जो वेरिएशन हो जाए म्यूटेशन के कारण, उन्हें क्या बोलेंगे? सोमा क्लोनल वेरिएशन। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, और सुनो भाई, बात यह है बच्चों, ये जो एक्सप्लांट से हमने टिश्यू कल्चर से पौधा बना लिया, ठीक है, अब बात आती है बच्चों, माइक्रो प्रोपगेशन को डिफाइन करना है। माइक्रो प्रोपगेशन या रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन, ये क्या होता है आगे वो देख लेते हैं अपन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? देखिए, एनसीईआरटी की लाइन है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाना टिश्यू कल्चर से इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन।
टिश्यू कल्चर से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करना, टिश्यू कल्चर से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करना, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। और इससे जो पौधे आएंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, उन्हें सोमा क्लोन कहेंगे, आपस में भी सिमिलर है और ओरिजिनल जिस एक्सप्लांट लिया था उससे भी सिमिलर है ना, सोमा क्लोन्स कहेंगे। और इससे क्या फायदा है? बाय दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। कम समय में ढेर सारे पौधे बनाना है, टिश्यू कल्चर से बना लो, फटाफट हजारों पौधे एक साथ बन जाते हैं, तो आसानी से ढेरों पौधे प्रोड्यूस कर सकते हो माइक्रो प्रोपगेशन से। ठीक है, अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था, वन ऑफ द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज, तो सुनो, माइक्रो प्रोपगेशन दो कॉमन टाइप है, दो कॉमन टाइप है। एक अभी पढ़ा है ऑर्गेनोजेनेसिस, मल्टीपल शूटलेट प्रोडक्शन। अरे मल्टीपल शूटलेट बोलो, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने नहीं बनाया था मल्टीपल प्लांटलेट, अरे वो हजारों पौधे नहीं बना लिए, उन्हीं को तो प्लांटलेट बोल रहा हूं या शूटलेट बोल रहा हूं। तो एक ही एक्सप्लांट से हजारों पौधे बना लिए, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। रूट शूट बनवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो माइक्रो प्रोपगेशन का एक टाइप है ऑर्गेनोजेनेसिस, कैलस से रूट शूट बनाना। एक और है जो आप अभी नहीं जानते हो, अब जान जाओगे। दूसरा क्या है? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? ध्यान से सुनना जरा, इसको थोड़ा सा बता दूं मैं। देखो ध्यान से समझना, मामला यह है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम है ना, ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है, और ये रख दिया मैंने एक्सप्लांट। ये क्या रख दिया है? एक्सप्लांट। लेकिन सुनो, अगर कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में रख दूं, ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर अमाउंट में रख दूं, फिर तो क्या बन जाएगा? ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर रख दूं, कैलस? नहीं, कैलस नहीं बनवाना है इस बार। तो इस बार कल्चर मीडियम में रखना है एमोनियम नाइट्रेट। क्या रखना है? एमोनियम नाइट्रेट प्लस हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। तो कैलस नहीं बनेगा। आप ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर रख दोगे तो फिर तो कैलस बन जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो नहीं करना है। अपन को कल्चर मीडियम में एमोनियम नाइट्रेट रखना है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन रखना है। इससे क्या होगा कि अब ये टेस्ट ट्यूब में कैलस नहीं बनने वाला, फिर क्या बनेगा भाई? देखो क्या बनने वाला है। अब ये कुछ ऐसा बनेगा, एम्ब्रियो जैसा एक स्ट्रक्चर। इस एम्ब्रियो जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो, या इसी के बनने को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं, या नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो, या एम्ब्रियोइड, एम्ब्रियोइड या नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो। अरे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ी ना बना है, जाइगोट से थोड़ी ना बना है, ये तो सोमैटिक सेल से बना है। सोमैटिक सेल से बना है ना, प्लांट का एक टुकड़ा लिया है, उससे ऐसा कल्चर मीडियम दिया जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। इससे क्या हुआ? इस कंडीशन में कैलस नहीं बनेगा, एम्ब्रियो जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि सोमैटिक सेल से बना है, इसलिए सोमैटिक एम्ब्रियो या नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो या एम्ब्रियोइड कहेंगे। ठीक है, और सोमैटिक एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अरे भाई, रूटिंग शूटिंग मीडियम में रख दो ना यार एम्ब्रियो को, पूरा पौधा बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो, माइक्रो प्रोपगेशन के दो तरीके हैं, एक तो रूट शूट बनवाना ऑर्गेनोजेनेसिस, और दूसरा है सोमैटिक एम्ब्रियो बनवाना। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या बताना है? देखिए, अब इसके बाद मुझे ना कुछ कल्चर मीडियम और बताने हैं। क्या कल्चर बताना है मैं बताता हूं। देखो भाई, मेरिस्टेम कल्चर बताना है। क्या बताना है? मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है भाई, दो ही तो कल्चर एनसीईआरटी ने दिए, एक है दिया मेरिस्टेम कल्चर और एक दिया प्रोटोप्लास्ट कल्चर। वो देख लो, मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है। देखो भाई, एक्सप्लांट के फॉर्म में क्या यूज किया जाएगा? मेरिस्टेम। एक्सप्लांट के फॉर्म में क्या यूज किया जाएगा? मेरिस्टेम। तो कल्चर को क्या बोलोगे? मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, अब मेरिस्टेम कल्चर के दौरान एक्सप्लांट क्या यूज करोगे? क्या एक्सप्लांट क्या यूज करोगे? तो एक्सप्लांट एनसीईआरटी कहती है, एक सेकंड, एक्सप्लांट क्या यूज करोगे? तो एक्सप्लांट यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे? एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम दोनों यूज होंगे एज एक्सप्लांट। लेकिन ये करते क्यों है भाई? वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए। क्यों यूज करते हैं? वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए। मान लो एक पौधा है, एक पौधा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वायरस इन्फेक्टेड है, वायरस इन्फेक्टेड है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, मुझे यही पौधा चाहिए। वायरस इन्फेक्टेड है लेकिन यही पौधा चाहिए अच्छा, बिना वायरस इन्फेक्शन के। तो ठीक है, इस पौधे को भले ही वायरस ने अफेक्ट कर रखा है, लेकिन इसका जो मेरिस्टेम है ना, इट इज स्टिल फ्री फ्रॉम वायरस। मेरिस्टेम में वायरस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताने वाला हूं, लेकिन पहले यह देखो मेरिस्टेम कल्चर किस लिए यूज करते हैं।
रैपिड क्लोन बनाने के लिए। अरे भाई टिश्यू कल्चर से तो क्लोन ही बनेंगे ना, तो रैपिडली क्लोन्स बनाने के लिए, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। कहने का मतलब मान लो कोई प्लांट एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, अरे तो फिर दोनों से माधव कैलस वाला भी ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी ठीक है, लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, कैलस वाला कल्चर। ठीक है, कैलस वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म का मतलब, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म का मतलब है कि मान लो कोई पौधा एक्सटिंक्शन के कगार पर है, इंडेंजर्ड है, अरे तो यार मेरिस्टेम कल्चर करके करोड़ों पौधे बना डालो ना, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज से हट जाएगा वो। ये है कंजर्वेशन। ठीक है, अब बात आई बच्चों, मामला क्या है, ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, वायरस इन्फेक्टेड है, लेकिन पूरे पौधे को वायरस ने अटैक कर रखा है, लेकिन जो मेरिस्टेम वाला हिस्सा है वो ये अभी भी फ्री फ्रॉम वायरस है। ठीक है, अरे तो मेरिस्टेम ले आओ और कल्चर मीडियम में डाल दो, कल्चर मीडियम में डाल दो उस मेरिस्टेम को, वायरस फ्री होता है मेरिस्टेम, तो इससे जो पौधा डेवलप होगा वो भी वायरस फ्री होगा। समझ रहे हैं? लेकिन आपके दिमाग में मैं क्या बोल रहा हूं, वायरस फ्री हो गया ना मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेम वायरस फ्री होता है, उससे जो पौधा बनेगा वो भी वायरस फ्री होगा। लेकिन बात यह आई कि वाई मेरिस्टेम्स आर फ्री फ्रॉम वायरस, वाई मेरिस्टेम आर फ्री फ्रॉम वायरस, मैं बताता हूं। देखो मेरिस्टेम फ्री फ्रॉम वायरस क्यों है। देखो बच्चों, ये मेरिस्टेम है, वायरस ने पूरे पौधे को अटैक कर रखा है, वायरस ने पूरे पौधे को अटैक कर रखा है, लेकिन मेरिस्टेम को नहीं अटैक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। क्या नहीं होता? वैस्कुलर टिश्यू। तो वायरस यहां से यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन मेरिस्टेम में वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, और जाइलम फ्लोएम ही नहीं है भाई, तो यहां पहुंचेगा ही नहीं। पहली वजह यह है कि वायरस फ्री जोन होता है मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि वहां वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, एक वजह। दूसरी वजह, यहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है जो कि वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। दूसरी वजह। तीसरी वजह, देखो कभी भी कोई वायरस जब हमारी सेल को अटैक करता है, वायरस जब जाता है तो क्या करता है, हमारे सेल डिवीजन की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। वायरस क्या करता है, हमारी सेल डिवीजन की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और उससे अपना खुद का रेप्लिकेशन कराता है, यही होता है। लेकिन मेरिस्टेम्स आर इन रैपिड रेट ऑफ डिवीजन, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन है। वो वायरस को मौका ही नहीं मिल रहा कि इसके मैं सेल डिवीजन की मशीनरी को हाईजैक करूं, क्योंकि ये खुद ही डिवाइड किया जा रहा है, सेल ही लगातार डिवाइड कर रहा है, तो वायरस को मौका नहीं मिल रहा इसकी मशीनरी को टेक ओवर करने की। ये वजह है। तो सुनो मेरी बात क्लियर कट। देखो वायरस अगर पूरे प्लांट में है, टिप पर नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो टिप पर नहीं पहुंचेगा, एक वजह। दूसरी वजह, आप बोलोगे सर वायरस मान लो प्लांट में नहीं है, वायरस डायरेक्ट मेरिस्टेम पर आ रहा है, अब कैसे बचेगा वायरस से? तो बताया ना यार, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है टिप पर, वायरस की ग्रोथ को रोकेगा। रैपिड रेट ऑफ डिवीजन है, तो वायरस को टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि उसकी मशीनरी को टेक ओवर करे और मल्टीप्लाई करे। तो देखो वायरस फ्री फ्रॉम वायरस, सॉरी, ये जो वायरस फ्री जोन होता है मेरिस्टेम, क्यों होता है उसकी वजह तो बता चुका हूं, एक बार मैं यहां लिख देता हूं। देखो मेरिस्टेम सेल जो होते हैं फ्री फ्रॉम वायरस होते हैं, फ्री फ्रॉम वायरस होते हैं। क्यों होते हैं ये लिख देते हैं, फ्री फ्रॉम वायरस ड्यू टू, नंबर 1 क्या बताया मैंने, एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू नहीं है इसलिए, एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू पहला। दूसरा, पहला वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। दूसरा हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा रैपिड रेट ऑफ डिवीजन, तीसरी वजह है रैपिड रेट ऑफ डिवीजन। चलो भाई, इन वजह से मेरिस्टेम फ्री फ्रॉम वायरस होता है। तो सिंपल मेरिस्टेम कल्चर में 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2-3 पॉइंट। पहला कि मेरिस्टेम कल्चर क्यों करते हैं, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए। मेरिस्टेम कल्चर में एक्सप्लांट क्या लेते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम दोनों। तीसरा, मेरिस्टेम फ्री फ्रॉम वायरस क्यों होते हैं, ये लिख दिया, बस इतना ही चाहिए। एनसीईआरटी ने मेरिस्टेम कल्चर की बात की है, बता दिया। इसके बाद आखिरी कल्चर जो एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। क्या दिया है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो चलिए देखते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। देखो भाई, डायग्राम तो बना है, बना रहने दो। प्रोटोप्लास्ट कल्चर इस बार ना एक्सप्लांट के फॉर्म में क्या लेंगे, प्रोटोप्लास्ट, तभी तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर होगा। प्रोटोप्लास्ट जानते हो ना, ये प्लांट सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म,
तो ऐसा करो ना, सेल वॉल हटा दो, तो जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? सी से साइटोप्लाज्म और एन से न्यूक्लियस, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूं सेल वॉल हटा दो, क्या बन गया? प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। प्लांट सेल माइनस सेल वॉल क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। अगर इसे एक्सप्लांट की तरह यूज किया जाए तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट कल्चर। क्यों करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर? तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट। क्यों करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर? सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के लिए। क्या करने के लिए? सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के लिए करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। सोमैटिक हाइब्रिड बनने की प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या कहते हैं पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये लो, मैं क्या बोल रहा हूं कि सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोटोप्लास्ट कल्चर। और सोमैटिक हाइब्रिड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलोगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। अरे कुछ नहीं यार, सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिन दो पौधों के हाइब्रिड नहीं बना सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिन दो पौधों के हाइब्रिड हम नहीं बना सकते, उनका हाइब्रिड ऐसे बनाते हैं जैसे पोटैटो और टमाटो, टमाटो, ब्रिंजल और टमाटो, ब्रोमेटो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं बनेगा, तो ऐसे बनाएंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर से। देखो ना किसके बीच हाइब्रिड है? अ हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करेंगे दो अलग अलग स्पीसीज या वेराइटी के, दो अलग अलग स्पीसीज के पौधे या दो अलग अलग वेराइटी के पौधों का हाइब्रिड बनाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। चलो अपन बनाने चलते हैं टोमेटो, एक ऐसा पौधा जिसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों प्रोड्यूस करें। आ जाओ देखते हैं स्टेप्स। 3 स्टेप में कराएंगे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो प्रोटोप्लास्ट निकालेंगे, सेल वॉल हटाएंगे, प्रोटोप्लास्ट पाएंगे। प्रोटोप्लास्ट जब मिल जाएगा तो फ्यूजन कराएंगे, फ्यूजन हो जाएगा, फिर फ्यूज प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कराएंगे। एक एक करके देखते हैं, आ जाओ। देखो भाई, मान लो बच्चों, मामला ये है, डायग्राम पूरा ले आते हैं आगे। हाँ ठीक है, देखो मामला ये है, मान लो ये टमाटो की सोमैटिक सेल ले लो, एन टी, टी मतलब टमाटो का न्यूक्लियस, टमाटो का साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये टमाटो की सेल, और ये पोटैटो की, ये पोटैटो की सोमैटिक सेल, पी मतलब पोटैटो है, पोटैटो का न्यूक्लियस, पोटैटो का साइटोप्लाज्म, दोनों की सोमैटिक सेल ले लो। अब सेल वॉल हटाओ ना यार, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, सेल वॉल हटा दो। सेल वॉल कैसे हटेगी? भाई सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम, सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम से सेल वॉल हटा दो। तो सेल वॉल हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। क्या मिल जाएगा? ये देखो, सेल वॉल हट गया, सेल वॉल हट गया, मिल गया प्रोटोप्लास्ट। भाई सेल वॉल हार्ड एंड रिजिड है, तो दो सेल फ्यूज नहीं हो सकती, तो सेल वॉल हटा दो, तो क्या मिल गया आपको? प्रोटोप्लास्ट। अब इनका फ्यूजन हो सकता है, तो कराओ ना फ्यूजन, इनका फ्यूजन कराओ। जिनकी मदद से इनका फ्यूजन होगा उन्हें कहेंगे फ्यूजोजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजोजन कहेंगे। ठीक है, हाँ तो चलो देखो जरा, ये देखो स्टेप 2 फ्यूजन करा रहे। प्रोटोप्लास्ट तो बन ही चुका है, फ्यूजन कराओ। देखो फ्यूजोजन, FUSOGN, जिनकी मदद से इनका फ्यूजन होगा उन्हें क्या बोलेंगे? फ्यूजोजन। और फ्यूजोजन में क्या यूज कर सकते हो? सोडियम नाइट्रेट यूज कर सकते हो, कैल्शियम आयन +2 ऊपर लिखेगा, ये टाइपिंग वाले ने कुछ भी कर दिया है। कैल्शियम आयन एट हाई pH, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक, इनमें से कुछ भी दे दो, फ्यूजन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतने सारे नाम तो नहीं याद करेंगे हम, तो वो बताओ जो याद करना ही करना है, तो 2 कर लो ना यार, चलेगा। एक सोडियम नाइट्रेट कर लो, एक पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल कर लो, PEG, बस याद कर लो, सोडियम नाइट्रेट और PEG, ये फ्यूजोजन है, फ्यूजन कराएंगे। तो ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन, इनकी प्रेजेंस में फ्यूजन हो गया। फ्यूजन हुआ बच्चों, तो सुनो ध्यान से, फ्यूजन होगा तो साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा और न्यूक्लियस फ्यूज होगा, और फ्यूजन हो जाएगा तो जो बनेगा, इसे बोलूं मैं फ्यूज प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलूं? फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। सोमैटिक हाइब्रिड बोलो या फ्यूज प्रोटोप्लास्ट बोलो, सही है जी। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया है। अब क्या करना है? चलो लाओ, प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन चली रही है। फ्यूज प्रोटोप्लास्ट आपके पास है, उसे कल्चर मीडियम में डाल दो। कल्चर ऑफ फ्यूज प्रोटोप्लास्ट कराना है, वो ले आओ। पता है आपको एक चीज सुनो, जब आप इस फ्यूज प्रोटोप्लास्ट को कल्चर मीडियम में रखोगे तो सबसे पहले पता है ये क्या करेगा? अपनी सेल वॉल रीजनरेट करेगा। ये फ्यूज प्रोटोप्लास्ट को जब आप कल्चर मीडियम में रखोगे तो सबसे पहले ये क्या रीजनरेट करेगा? अपने लिए सेल वॉल रीजनरेट करेगा। क्या रीजनरेट करेगा? सेल वॉल। और बस फिर रूट और शूट वाला मीडियम रख दो, पूरा पौधा बन जाएगा। जो पौधा डेवलप होगा उसी का नाम है टोमेटो। पोटैटो और टोमेटो दोनों की प्रॉपर्टी होंगी उस पौधे में, सही है। ये है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन।
पमेटो बना लिया। तो देखो केवल पमेटो नहीं बनाया है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को मैंने पहले ही बोल दिया था, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला पमेटो, सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन पोटैटो एंड टोमेटो। एनसीईआरटी ने कहा है बच्चों कि अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर फॉर इट्स कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। अरे कहने का मतलब कि इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं कि इसका कॉमर्शियल यूज हो सके। बोलूं क्या है? अरे यील्ड कम थी भाई, जब यील्ड ही कम है तो फिर तो किसी काम का नहीं, इसीलिए कॉमर्शियली यूज नहीं किया जाता। टोमेटो किसका हाइब्रिड है? पोटैटो और टोमेटो का। इसी तरह ब्रोमेटो भी बनाया है, ब्रिंजल और टोमेटो का। लेकिन सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से, जो पोमेटो है किसका हाइब्रिड है? पोटैटो और टोमेटो का, है ना। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलैनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलैनम ट्यूबरोसम, ठीक है। और टोमेटो का सोलैनम लाइकोपर्सिकम। आपने देखा ये जो दो पौधे हैं दोनों का जीनस सेम है, दो अलग अलग स्पीसीज वाले हाइब्रिड है ये, सही है। इसी तरह ब्रोमेटो किसका हाइब्रिड है? ब्रिंजल और टोमेटो। तो ब्रिंजल का तो साइंटिफिक नेम सोलैनम मेलोनगेना, है ना। अब टोमेटो का तो पता ही है, सोलैनम लाइकोपर्सिकम। ये देखो, आप गौर कर रहे हो, फिर से जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो पोमेटो और ब्रोमेटो हैं ये दोनों सोमैटिक हाइब्रिड तो हैं ये दोनों, लेकिन ये दोनों कैसे हाइब्रिड हैं? दो अलग अलग स्पीसीज के। तो पोमेटो और ब्रोमेटो कैसे हाइब्रिड है भाई? ये इंटर स्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड। दो अलग अलग स्पीसीज के हाइब्रिड हैं ये, दो अलग अलग स्पीसीज के सोमैटिक हाइब्रिड हैं, इंटर स्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड। ये पूछा जा सकता है कि पोमेटो कैसा हाइब्रिड है? सोमैटिक हाइब्रिड तो पता है, लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज का जीनस सेम है, तो इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीसीज का हाइब्रिड है, इंटर स्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। सही है जी, दैट्स ऑल। लो, हो गया टिश्यू कल्चर की बात। टिश्यू कल्चर की बात हो गई भाई, और इस तरह बायोटेक 2 भी संपन्न हुआ।